जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लासेस में आपका स्वागत है। अब जो पहले जो आपका चल रहा था, जो फाउंडेशन क्लास जो चल रहा था, वो कंटिन्यू अपने दिशा में वो चलते रहेगा। ठीक है, आने वाले एग्जाम्स को देखते हुए अक्सर देखिए, जो भी एग्जाम्स में कोई भी एग्जाम ले लीजिए, एक दिवसीय एग्जाम ले लीजिए या आप उसका प्री या मेंस एग्जाम और लिखित एग्जाम्स ले लीजिए। ठीक है, कोई भी एग्जाम्स है, ठीक है, सब में अभी क्या है कि एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मेरा कोशिश यह है कि 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी को संपूर्ण रूप से समझाते हुए कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी तत्काल चलेगा, अभी आपका 10 तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को कंप्लीट करेंगे। बारी बारी से तीनों को कंप्लीट करते हुए जाएंगे। पहले अभी बायो जो है, बायो कंप्लीट कर देते हैं 6 से लेकर के 10 तक का। उसके बाद फिजिक्स कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद केमिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। मतलब 10 तक का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 11th और 12th का करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, स्टार्टिंग देखिए आपका हो जाएगा 6 का हो गया, 6 का 7, 8, 9, 10, 11, 12 का बुक सब है। ठीक है, जो एनसीईआरटी का जो बुक है उसी को रखते हुए, ठीक है, पार्ट बाय पार्ट प्रत्येक पेज का डिटेल्सिंग करते हुए जाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को छोड़ेंगे। ठीक है, हाँ, छोड़ा कौन सा जाएगा जो कि आपके एग्जाम्स को लेकर के कोई रिलेटेड नहीं है। जैसे कोई प्रैक्टिकल्स होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल का हम लोग क्या करेंगे, लेकिन हाँ, उसमें भी कोई ऐसा प्रश्न है जो कि एग्जाम से रिलेटेड है तो उसको भी हम उठाएंगे। एनसीईआरटी में होता है क्या चीज़, सबसे ज़्यादा मुख्य पॉइंट क्या होता है, शब्द को समझना। ठीक है, शब्द को यदि आप समझ लेते हैं, उसको आसान भाषा में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो एनसीईआरटी बहुत ईजी नज़र आता है। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, नहीं, बस इसमें शब्दों का थोड़ा दिक्कत है और हम वही करेंगे जो शब्द है उसको संपूर्ण रूप से समझाते हुए चलेंगे। और स्टार्टिंग 6 से हो रहा है, तो ये नहीं सोचना है कि हम तो 10 साल पहले कर चुके हैं, 8 साल पहले कर चुके हैं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। देखिए, अगर यदि आप होता है क्या चीज़ से कि आप 6 में से के स्टार्टिंग से प्रकाश का परावर्तन ना पढ़ें, ठीक है, तो परावर्तन जब समझ जाते हैं ना, उसके बाद जब 12th में जाते हैं ना, तो परावर्तन, जैसे कि परावर्तन उसको हम परिभाषा पढ़ते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में विरल माध्यम से सघन माध्यम में आना चाहती है, तो वह क्या होता है, परावर्तक सतह से लौटकर फिर उसी दिशा में वापस लौट जाती है। उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, मैं सघन माध्यम प्रवेश नहीं कर पाती है। तो एक डिटेल्सिंग आप समझते हैं एक जूनियर क्लास में, नीचे क्लास में, और उसके बाद जब 12th में जाइएगा तो डायरेक्टली लिखा जाता है, हाँ, यह प्रकाश के परावर्तन घटना से संबंधित है। उस समय प्रकाश के परावर्तन का डिटेल्सिंग नहीं किया जाता है। इसलिए हम लोग शुरू से पार्ट बाय पार्ट समझते हुए एकदम आगे तक जाएंगे। ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, लगभग 1 महीने में लगभग टोटल कंप्लीट हो जाएगा। प्रतिदिन मेरा कोशिश रहेगा कि एक चैप्टर प्रतिदिन कंप्लीट होते चले जाए। हाँ, समझाते हुए समय जो है आपको देना है, हम समय लेते ही हैं, बिना हम शॉर्ट में हमको समझाना भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, डिटेल्सिंग करेंगे और कोशिश रहेगा ये जो बुक में जो दिया गया उसके पार्ट्स को भी बताएंगे। हाँ, अगर हमको कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में जो होता है कि और एक्स्ट्रा भी ऐड करना पड़ता है उसको समझाने के लिए, हम वो भी करेंगे। ना ही कोई टॉपिक को छोड़ेंगे और ना ही कोई टॉपिक को समझाने के लिए छोड़ेंगे, टोटल समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अभी जो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग किससे, 6 से करेंगे। 6 का बुक का क्या नाम है, देखिए, जिज्ञासा है। किस चीज़ का है, क्लास 6 का है। चलिए, जिज्ञासा मतलब क्या चीज़ होता है, जानने की इच्छा। और विज्ञान हम इसी को कहते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में आप जानने का इच्छा प्रकट करते हैं, ठीक ना, उसका कोशिश करते हैं उसके बारे में जानने का, उसको हम क्या कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं, यानी विज्ञान कहते हैं। जैसे देखिए कि कोई बल्ब है, बल्ब वह लाइट कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके बारे में यदि आप जानना चाहिएगा, पता चलता है कि कोई एक तार है, उससे क्या होता है, एक लाइट आती है और वह क्या आता है, बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। होता है क्या चीज़, उस तार में क्या आता है, इलेक्ट्रॉन्स आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स गति करते हुए आता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, एक प्रकार का ऊर्जा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और वह बल्ब क्या करता है, उस विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। हर चीज़ के बारे में आप यदि जानना चाहते हैं, जैसे आपको आपके मन में इच्छा है कि जैसे कि हम जो यहाँ से बोल रहे हैं, आपके पास आवाज़ जा पा रही है, ठीक है, ये क्यों जा रहा है, आवाज़ आपके पास क्यों जा रहा है, हम बोल रहे हैं तो आवाज़ निकल क्यों रहा है। जैसे देखिए, कोई भी चीज़ लेकर के आप आवाज़ कभी भी उत्पन्न होगा तो वो कंपन से उत्पन्न होता है, बिना कंपन का आवाज़ उत्पन्न होना संभव नहीं है। कोई थाली को बजाइए, देखिए उसमें भी कंपन होगा, आवाज़ उत्पन्न होगा। इसका मतलब क्या, हम लोग के बॉडी में भी कुछ ऐसा चीज़ जो कि कंपन करता है। हाँ, हम लोग को क्या होता है, यहाँ पे वोकल कॉर्ड होता है, स्वर रज्जु होता है, ये क्षेत्र। अब यदि आप बोलते हैं तो देखिए यहाँ पे कंपन होते रहता है, यहाँ पे टच करके देखिए, यह कंपन होते रहता है। ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में यदि आप जानने का इच्छा करते हैं तो वो क्या होता है, विज्ञान कहलाता है।
यानी जिज्ञासा कहलाता है। किसी भी क्षेत्र को लेकर के, किसी जानवर के बारे में जानना है, किसी पौधे के बारे में जानना है, किसी ग्रह के बारे में जानना है, किसी उपग्रह के बारे में जानना है, ठीक, यहाँ तक समाज के भी बारे में अगर जानना चाहते हैं तो वो भी क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक विज्ञान कहते हैं, सोशल साइंस। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जिज्ञासा, जो 6th क्लास का जो बुक है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें जो बायो है अभी बायो को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिजिक्स करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे। चलिए स्टार्टिंग देखिए ध्यान से, या जो हम लोग का स्टार्टिंग होगा ये आपका उचित आहार। ओहो, चलिए स्टार्टिंग कुल मिला के देखिए, इसमें 12 चैप्टर है, इसमें कुल 12 चैप्टर है। इसमें पहले स्टार्टिंग जो आपका होगा ये उचित आहार स्टार्ट होगा। उसके बाद सजीव जगत में विविधता है, माना कि जो जितने भी जीव है उसमें क्या क्या विविधता होता है कि कोई होता है जल में रहता है, कोई होता है स्थल में रहता है, कोई होता है वायु में रहता है, किसी के पास 2 पैर है, किसी के पास 6 पैर है, कोई रेंगता है, कोई दौड़ता है, कोई सांस जो होता है अपना जो है ना गलफड़ से लेता है, कोई सांस फेफड़े से लेता है, कोई सांस ट्रेकिया से लेता है, किसी के पास क्या होता है आहार नाल लंबा होता है, मैंने भोजन पचाने का जो नाल होता है वह लंबा होता है, किसी के पास आहार नाल छोटा होता है। ठीक है, किसी का जो हृदय जो होता है वह 4 भागों में बटा होता है, किसी का हृदय 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, बहुत सारा प्रकार का जीव है, उस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन सा चैप्टर में, ये आपका सजीव जगत में विविधताएं में। उसके बाद ये क्या चीज है कि सजीव विशेषताओं का अन्वेषण, सजीव के बारे में क्या क्या सब विशेषता है और उन सब चीज के बारे में हम जानेंगे। कौन किसको सजीव कहेंगे, आखिर क्यों उसको सजीव कहेंगे, उसका क्या क्या गुण है, क्या क्या कारण है, वो सब चीज के बारे में अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से ये 6th क्लास में आपका यह 3 चैप्टर है, या तीनों चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। स्टार्टिंग हम करते हैं आज यह उचित आहार स्वास्थ्य शरीर का आधार, इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। चलिए क्या है उचित आहार स्वास्थ्य शरीर का आधार, मतलब अगर यदि आप आहार मतलब क्या होता है, हम लोग गांव क्षेत्र में हम लोग क्या कहते हैं उसको भोजन कहते हैं, किताबी रूप में भी क्या कहते हैं उसको हम भोजन कहते हैं। ठीक है, किसका कॉल, बोल दो, क्लास ले रहे हैं। चलिए ये क्या है उचित आहार स्वास्थ्य शरीर का आधार, मतलब कि उचित आहार मतलब जो उचित भोजन हम यदि ग्रहण करते हैं, भोजन यदि हम कंप्लीट रूप से हर चीज को ग्रहण करते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए कुछ भोजन होता है जो कि हमको ऊर्जा प्रदान करता है उसका भी हम ग्रहण करते हैं, और कुछ भोजन होता है जो कि हमारी बॉडी का डेवलप करता है, विकास करता है, उसको भी ग्रहण करते हैं। कुछ भोजन जो होता है जो कि हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, उसको भी हम ग्रहण करते हैं। अन्य प्रकार का भोजन होता है जो अन्य प्रकार से क्या करता है हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है, हम उन सब चीज का हम सेवन करते हैं। अगर उस चीज का हम सेवन करते हैं तो क्या हो जाएगा, स्वस्थ शरीर का आधार है वह क्या है, स्वस्थ शरीर का आधार है। हमारा शरीर क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा, हमें किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावनाएं नहीं होगी। अक्सर देखते होंगे कोई भी बीमारी आपको होता है तो डॉक्टर के पास जाते हो तो वो क्या करता है, विटामिन सी की गोली देता है, विटामिन बी की गोली देता है। क्यों देता है, इसलिए देता है कि अगर विटामिन की कमी होगी तो आपको क्या होगा, रोग होगा, इसलिए वो क्या करता है, वो विटामिन सबको देता है। इस चीज के बारे में आगे अभी क्लास चलेगा तो धीरे धीरे आप संपूर्ण रूप से इस चीज को आप समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए क्या है स्टार्टिंग देखिए, अब देखते हैं यहाँ पे हम क्या खाते हैं। हम खाते हैं क्या चीज है, हम आहार खाते हैं यानी भोजन खाते हैं। ठीक है, आहार या भोजन क्या है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, हम प्रतिदिन आहार लेते हैं। आहार हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है। आपके द्वारा 1 सप्ताह में प्रतिदिन खाए खाद्य पदार्थों का नाम तालिका और सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, मतलब इसमें कह रहा है कि सप्ताह में आप क्या क्या चीज खाते हैं। अब एक चीज बताइए, जैसे कि सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि जो है, ठीक ना, ये 7 दिन में आप क्या क्या चीज खाते हैं। देखिए होना चाहिए क्या कि जो हमारे बॉडी के लिए जो चीज फायदेमंद है, जैसे देखिए आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है और जल है, ये सब चीज के बारे में आगे बताएंगे। अलग अलग जो है ना भोजन से अलग अलग पोषक तत्व मिलता है जो हमारे के लिए फायदेमंद है। हाँ, वर्तमान हम क्या करेंगे बाय द वे कि हम 7 दिन अलग अलग चेंज करके खा रहे हैं। ठीक है, लेकिन चाहिए हमको सब कुछ प्रतिदिन। जैसे देखिए हम खा रहे हैं चावल दाल सब्जी खाएं। ठीक है, चावल से हमको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा जिससे हमें ऊर्जा मिलेगी, दाल से हमको प्रोटीन मिल जाएगा जिससे हमारा घाव भर जाएगा, हमारा बॉडी का निर्माण होगा। ठीक है, सब्जी से हमको क्या मिल जाएगा, विटामिन मिल जाएगा। सब्जी से हमको क्या मिल जाएगा, उससे भी प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिल जाएगा, रोगों से सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, ये चीज तो हम कंटिन्यू खा रहे हैं, प्रतिदिन 7 दिन हम सेवन करेंगे। बाद में हमारे शरीर में क्या हो रहा है कि हमको एक तरह से प्रोटीन की कमी हो गया। ठीक है, हमारे बॉडी में
अब हम क्या करेंगे, उसी डाइट में क्या करेंगे, रोजाना के डाइट में एक दिन 20 करके ज़्यादा हाईली प्रोटीन वाला चीज़ खाएंगे। जैसे आपका हो गया, आप खा सकते हैं पनीर खा सकते हैं, मशरूम खा सकते हैं, इसमें क्या होता है हाईली प्रोटीन होता है। सोयाबीन खा सकते हैं, मतलब अपने डाइट में जिस चीज़ का कमी है आपको उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। मतलब क्या होगा, जैसे कि आप मशरूम खाए सोमवार को, तो एक दिन रुक करके ऐसे दाल तो कंटिन्यू खाए रहे, और मंगल को भी फिर क्या करें, मशरूम खा लिए, फिर क्या करिए सोयाबीन खा लिए, ज़्यादा डाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक ना। उसी आधार से बोला गया अपना तालिका बनाइए जो आपको बॉडी के लिए फायदेमंद चीज़ हो, ज़्यादा आपको बॉडी जो भी चीज़ मांग कर रहा है, ठीक है, उसके अनुसार से आप तालिका बनाइए, उसको खाइए, ठीक है। चलिए अगला क्या चीज़ है, देखिए विभिन्न क्षेत्रों के आहार। देखिए विभिन्न क्षेत्रों के आहार अलग अलग हो सकते हैं। आहार अलग अलग, आहार मतलब क्या चीज़ होता है, जैसे देखिए कि हम लोग क्या है, हम लोग इससे इधर से बिहार से हम लोग हैं, तो हम लोग का जो भी भोजन होगा, ठीक है, और साउथ का जो भोजन होगा एकदम पूरा अंतर होता है। यहाँ जैसे हम लोग क्या होता है, चावल दाल सब्जी होटल में जाते हैं मिल जाता है, ठीक है, पनीर सब्जी पैसे सब मिल जाता है। लेकिन आप वही यदि साउथ में जाइएगा, एकदम से चीज़ आपको वहाँ के होटल में से मिलेगा नहीं, एकदम ना। वो वहाँ मिल जाएगा आपको, इडली मिल जाएगा, डोसा मिल जाएगा, वहाँ बहुत भिन्न भिन्न प्रकार का है। हम गए हुए थे लेकिन उतना याद भी नहीं क्या क्या खाते थे, ठीक है। यहाँ के तरह का कुछ भी वहाँ नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, जैसे देखिए जो जहाँ जहाँ जो चीज़ ज़्यादा उपजता है वहाँ वहाँ क्या होता है, उस चीज़ का जो है ना हम लोग उस सेवन ज़्यादा करते हैं। जैसे देखिए पंजाब है, पंजाब में क्या चीज़ ज़्यादा उपजता है, आपका मक्का उपजता है, गेहूँ उपजता है, चना उपजता है, दाल उपजता है। अब मक्का जो उपज रहा है, ठीक ना, मक्का से बना चीज़ वो ज़्यादा खाएगा, गेहूँ से बना चीज़ वो ज़्यादा खाएगा, चना दाल से बना हुआ चीज़ ज़्यादा खाएगा। इसलिए क्या करता है वो लोग मक्का की रोटी खाता है, सरसों का साग खाता है। सरसों क्या होता है पंजाब में बहुत ज़्यादा उपजता है, हम लोग के बिहार में भी उपजता है, सरसों पंजाब में भी ज़्यादा उपजता है, ठीक है। सरसों खाता है, पराठा हो गया, हलवा खीर हो गया। और पीने योग्य क्या चीज़ वहाँ, लस्सी छाछ दूध चाय। जो पंजाब हरियाणा सब क्षेत्र में जो होता है गाय का पालन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, दूध का निर्माण वहाँ ज़्यादा होता है। जब दूध अधिक हो रहा है तो वो लस्सी पिएगा, दूध से बना हुआ जो भी चीज़ है वो सब चीज़ यूज करेगा। जैसे आपका कर्नाटक में क्या होता है कि जन चावल हो गया, उड़द हो गया, नारियल हो गया, चावल और उड़द से मिला करके वो लोग क्या बनाता है, इडली डोसा सब सांभर सब जो बनता है यही सब चीज़ से बनता है। इसलिए उस लोग के क्षेत्र में क्या होता है, ये सब चीज़ ज़्यादा है। और नारियल उधर ही उत्पादन होता है, नारियल का चटनी वो लोग खाता है। जैसे हम लोग के यहाँ क्या है, हम लोग के यहाँ आम का उत्पादन होता है, तो क्या कहते हैं हम लोग आम का चटनी खाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए मणिपुर जो है, मणिपुर में क्या क्या चीज़ होता है, चावल होता है, बांस होता है, सोयाबीन होता है। और वहाँ पे क्या क्या चीज़ बनता है, आपका चावल इरोम्बा हो गया, उती हुआ, ठीक ना, और सिंजू का कासगोई का कांगसोई, ठीक है। चलिए ये सब चीज़ क्या है वहाँ का फेवरेट फूड एक तरह से हो गया मणिपुर का। देखिए और क्या है, बिना दूध वाली चाय, और अन्य बिना और सब जो डिस्ट्रिक्ट का है उस सबका भी लिस्ट बना करके आप लिख सकते हैं। लेकिन याद रखना होगा इसमें क्या चीज़ कि अलग अलग जगह का कुछ भी हो उससे कोई दिक्कत बात नहीं है। जैसे देखिए ध्यान से, जैसे देखिए क्या है कि आप पारंपरिक खाद्य पदार्थों का स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलों के मध्य क्या संबंध पाते हैं, आपने अवलोकन किया है। किसी राज्य का पारंपरिक आहार वहाँ के उगाए जाने वाली स्थानीय फसलों पर आधारित होता है। हाँ पारंपरिक, जैसे देखिए कोई भी हम लोग क्या करते हैं फेस्टिवल्स में भी यूज करते हैं। जैसे कि आप देखिए लगभग तिल संक्रांत का जो समय होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है हम लोग जो चावल जो होता है चावल का चूड़ा बनाते हैं हम लोग खाने के लिए, ठीक है। क्यों ऐसा किया जाता है, कारण क्या होता है कि उस समय क्या होता है चावल का उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। अक्सर देखिएगा जो भी हम लोग का जो सीजनेबल जो भी चीज खाते हैं, ठीक ना, जैसे देखिए अभी आपका छठ है, छठ में क्या होता है मूली का जो है इस्तेमाल किया जाता है उसके फल के रूप में। क्यों मूली का उत्पादन होता है। जिस जिस समझ लीजिए कि जिस समय में जिस ऋतु में जिस चीज का उत्पादन होता है उस समय के आने वाले जो भी त्योहार होते हैं उसमें उसी का इस्तेमाल किया जाता है खाने पीने के लिए। अब कोई भी परंपरा है उसके परंपरा के अनुसार से क्या कीजिएगा, जो उत्पादित होगा उसी चीज का उस चीज में इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए अब क्या चीज देखिए कि समय के साथ भोजन पकाने की पद्धति कैसे परिवर्तित हुई। समय के साथ पहले कैसे भोजन बनाते थे और अब कैसे भोजन बनाते हैं उस चीज के बारे में बता रहा है। जैसे देखिए पहले क्या था, पारंपरिक चूल्हा था। पारंपरिक चूल्हा में क्या होता था कि हाँ दो तरफ से ईंट दे दिया, ठीक है, पीछे से भी ईंट दे दिया, वहां पे क्या होता है बर्तन जो खाना बनाने वाला बर्तन है उसको रख देते थे और क्या कहते नीचे से आग जला देते थे, ठीक है, भोजन बनता था। उससे नुकसान क्या होता था कि बहुत अधिक मात्रा में क्या होता था धुआं उत्पन्न होता था। बहुत अधिक मात्रा में क्या होता था धुआं उत्पन्न होता था। ये धुआं में क्या होता था कार्बन मोनोऑक्साइड जो सबसे ज्यादा जहरीला गैस है उसका उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता था, ठीक है। अब न्यू जनरेशन है, धीरे धीरे क्या हुआ साइंस डेवलप हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करने लगे, हम आधुनिक गैस चूल्हा का, आधुनिक गैस चूल्हा का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं एलपीजी। क्या कहते हैं हम लोग एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।
ठीक है। देखिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अब इसमें क्या क्या चीज होता है कि पेट्रोलियम जिसमें जो होता है आपका ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है, मीथेन होता है, ठीक है। ये सब मिला करके क्या होता है, एक गैस बनाया जाता है। और जब तक यह जो गैस जो होता है आपका सिलेंडर में क्या होता है, यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और जैसे यह सिलेंडर से यह बाहर निकलता है, यह किस रूप में निकलता है, यह गैस के रूप में निकलता है, ठीक है। अब बहुत जगह देखिए ऐसा भी देखा जाता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये इससे भी निकलता है, इसका भी जो होता है, ये जो जल रहा है, ये जो इससे भी क्या होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ना, क्या होता है इससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कम मात्रा में निकलता है। अब बहुत ऐसा सब लोग देखते हैं कि जो रोटी बनाता है क्या करता है, तावे पे रोटी को सेक लेगा और सेक करके रोटी फूले उसके लिए क्या करता है, इस आग में रख देता है। लेकिन याद रखिएगा वह जो रोटी जो फूलता है उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन है तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यदि आप इस पे सेकते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है, कुछ अंश उसमें चला जाता है, जो क्या होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा घातक है, ठीक है। चलिए अब पहले का क्या था, जो मसाला जो पीसने वाला होता था, ठीक ना, जो मसाला पीसने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे, पहले सील और बट्टा का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब क्या है, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर आ गया, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर आ गया, ठीक ना। अब देखिए इससे क्या फायदा होता था, जो हमें घर के जो महिलाएं थी क्या करती थी, वो जो मसाला पीसती थी उसका क्या होता था, बॉडी का फिटनेस बनता था, एक्सरसाइज उसका बॉडी का होता था, जिससे उसके शरीर को क्या होता फायदा होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया कि वो थोड़ा सा उसको काम बहुत ज्यादा आसान पड़ रहा है, ठीक है। अब क्या हो जा रहा है कि मशीन में डाल दिया जाता है मसाला और स्विच ऑन करता है, या मशीन घूम करके क्या करता है, मसाले को क्या करता है, महीन कर देता है। तो ये तो मशीन काम कर रहा है, व्यक्ति का बॉडी का क्या होता है, काम करने का क्षमता धीरे धीरे यही सबसे कारण से क्या हुआ, घटते जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अब भोजन के घटक क्या है, भोजन के घटक क्या है, इसका कारण मतलब भोजन का घटक मतलब क्या चीज है, इसका देखिए चलिए हम पहले अपने तरह से हम समझा देते हैं भोजन का घटक। चलिए देखिए भोजन का घटक जो होता है यह मुख्य रूप से 6 गो होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, खनिज होता है और मिनरल्स होता है, ठीक ना। इसमें से इसी भोजन के घटक को हम लोग कहते हैं पोषक तत्व। क्या कहते हैं हम लोग, इसी को हम लोग कहते हैं पोषक तत्व कहते हैं। भोजन के घटक को ही क्या कहते हैं हम लोग, पोषक तत्व कहते हैं। ये भोजन के घटक जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बड़े, एक होते हैं छोटे। एक होते हैं बड़े और एक होते हैं छोटे। अब समझिएगा ध्यान से, बड़े छोटे क्या है, देखो बड़े जो होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, बृहद पोषक तत्व। क्या कहते हैं हम लोग, बृहद पोषक तत्व, ठीक है। जो छोटे होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लघु पोषक तत्व। क्या कहें हम लोग, लघु पोषक तत्व। अब समझिएगा ध्यान से, बृहद और लघु भोजन हम जो भी ग्रहण करते हैं, ठीक है, कुछ भी ग्रहण करेंगे, भोजन को ग्रहण करने का मुख्य मेरा उद्देश्य क्या होता है, हमारे शरीर के कोशिका तक पहुंचे। अगर यदि मेरे द्वारा किया गया भोजन वो हमारे शरीर के कोशिका तक नहीं पहुंचता है तो कोई फायदा नहीं है। आप मुंह में डालते जाइए, हमारे शरीर की कोशिका तक नहीं पहुंच रहा है तो कोई फायदा नहीं। अब कोशिका क्या चीज है, कोशिका एक ऐसा समझ लीजिए कोई जैसे घर बना हुआ है, वो क्या होता है, वो ये एक ईंट दूसरी ईंट तीसरा ईंट, एक तरह से क्या होता है, ईंट को जोड़ के क्या करता है, घर का निर्माण होता है। उसी प्रकार से करोड़ों अरबों कोशिका मिलकर के हमारे बॉडी का निर्माण किया है। हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट को आप टच कीजिए, कोशिका को टच कर रहे हैं, क्योंकि सबका सब कोशिका से बना है। आपका आंख, नाक, कान, जीभ, मुंह, दांत, जो भी है सब कुछ, चाहे इंटरनल आंतरिक अंग लेते हैं, लीवर, किडनी, फेफड़ा, हृदय, जो भी है सबका सब क्या होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है। अलग अलग कोशिका से मिलकर बना होता है। सभी कोशिका का कार्य भले अलग होगा, लेकिन सभी कोशिकाओं के पास भोजन जाना अनिवार्य है। तो कोशिका क्या होता है, बहुत छोटा होता है। अब बहुत छोटे कोशिका तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भोजन होगा उसको भी बहुत छोटा होना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग के पास जो एक बड़ा बृहद पोषक तत्व होता है, एक लघु पोषक तत्व होता है। यह छोटा है, यह तो छोटा है कोशिका, तो छोटा में प्रवेश कर जाएगा। कोशिका इतना छोटा होता है कि हम खुली आंखों से देख नहीं पा सकते हैं, ठीक है। उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है, ठीक है। अब उसमें घुसने के लिए, छोटा में जाने के लिए छोटा होना होगा। ये तो छोटा है ही, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है, कुछ बृहद पोषक तत्व है, इसको हमको क्या करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है। अब समझिए देखिए बृहद पोषक तत्व कौन कौन सा है। एक हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, और क्या है आपका प्रोटीन हो गया,
और क्या है वसा। ये तीनों क्या है बृहद पोषक तत्व है, ये बड़े पोषक तत्व है, ठीक है। और लघु पोषक तत्व कौन कौन सा है आपका, विटामिन हो गया, ठीक है। चलिए विटामिन हो गया, उसके बाद क्या हो गया, खनिज हो गया, ठीक है। उसके बाद खनिज हो गया, उसके बाद और क्या चीज हो गया आपका, एक जल हो गया। ये सब क्या है लघु पोषक तत्व है, ठीक है। इन सबको क्या करना है हमको, छोटा नहीं करना है, इन सबको हमको क्या करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है। अब देखिए छोटा कैसे करते हैं, छोटा करने के लिए एक प्रक्रिया से हम लोग गुजरते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पाचन। उसको क्या कहते हैं हम लोग, पाचन, ठीक है। देखो खाना खाया, अब खाना पच गया है, वही प्रक्रिया है, ठीक है। एक पाचन प्रक्रिया से जैसे हम गुजरेंगे तो यह कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाएगा, किस प्रक्रिया से गुजरेंगे हम लोग, एक पाचन, ठीक है। इसको हम लोग डाइजेशन कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा ग्लूकोज में। किस में बदल जाएगा, ये ग्लूकोज में। ये प्रोटीन किस में बदल जाएगा, प्रोटीन बदल जाएगा किस में, अमीनो अम्ल में। किस में बदल जाएगा, अमीनो अम्ल में बदल जाएगा, ठीक है। ये वसा किस में बदल जाएगा, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में। किस में बदल जाएगा, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदल जाएगा, ठीक है। मतलब क्या किए, ये सब बड़ा था सबको छोटा कर दिए। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पाचन। और इसको बड़ा को छोटा में बदलता कौन है, एंजाइम बदलता है। कौन बदलता है, एक एंजाइम होता है, इसको छोटा करने का काम करता है। कौन करता है, एंजाइम, ठीक है। इस प्रक्रिया को कहेंगे पाचन, लेकिन इसको छोटा कौन करेगा, एंजाइम्स करता है। कौन करता है, एंजाइम करता है, ठीक है। और सब का सब क्या क्या वो छोटा छोटा हो गया, ठीक है। और याद रखिएगा जो पचता है वही हमें ऊर्जा देता है, जो नहीं पचेगा वो ऊर्जा नहीं देगा। आप सुनते होंगे हाँ खाना खाता है उसको पचबे नहीं करता है, देह में जान नहीं है, न पचेगा तब ऊर्जा देगा। जानते हैं हम, आप सब कुछ सब बात जानते हैं, ठीक है। बस उसी को हम लोग को क्या करना पड़ता है, टीचर को समझाना पड़ता है, ठीक है। चलिए तो क्या होगा, ये तीनों एक तरह से मुख्य रूप से क्या करेगा, ये तीनों के तीनों ऊर्जा देगा, क्योंकि तीनों का पाचन हुआ है। वही अगर यदि आप 1 ग्राम यदि आप ग्लूकोज 1 ग्राम ग्लूकोज यदि आप सेवन करते हैं तो कितना आपको ऊर्जा देगा, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देगा, ठीक है। वही 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम ग्लूकोज के 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 ग्राम अगर यदि आप प्रोटीन, 1 ग्राम यदि प्रोटीन सेवन करते हैं, इसके पाचन होने के बाद कितना आपको ऊर्जा मिलता है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है, ठीक है। वही 1 ग्राम वसा, कितना, 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम अगदी वसा यानी फैट या लिपिड्स को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, वसा को हम इंग्लिश से क्या कहते हैं हम लोग, फैट या लिपिड्स कहते हैं। इंग्लिश इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि ये हिंदी में हिंदी चल रहा है इसलिए, ठीक है। प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट का कार्बोहाइड्रेट होता है। 1 ग्राम फैट या लिपिड्स यानी वसा का यदि हमसे पाचन करते हैं तो हमको 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। देखिए ऊर्जा हमें तीनों देती है, ऐसा बात नहीं तीनों देती है, जो पचेगा ऊर्जा देगा, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा 1 ही ग्राम में कितना दे रहा है, 9.2 किलो कैलोरी दे रहा है। कौन, ये वसा दे रहा है। ये दोनों भी क्या करता है, हमको ऊर्जा देने का काम करता है। चलिए अब इसका पाचन नहीं हुआ, इसका पाचन नहीं हुआ तो ये हमें ऊर्जा देगी नहीं। या तीनों का तीनों क्या होगा, तीनों का तीनों क्या होगा, ऊर्जा हमको नहीं देगा, ठीक है। और कभी कभी एग्जाम से पूछा जाता है कि 250 ग्राम जल में कितना ऊर्जा होगा। 250 ग्राम जल हमें क्या होता है, जल का पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता तो ये हमें ऊर्जा देगी ही नहीं, ठीक है। हाँ तब ये तीनों का क्या काम है, ये तीनों का काम है क्या चीज, रोगों से सुरक्षा। किससे, रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। ये तीनों क्या करता है भाई, रोगों से सुरक्षा हमको प्रदान करता है। ये तीनों का तीनों ये क्या करता है उसके बाद देखिए ये तीनों क्या करेगा, हम लोग को रोग से सुरक्षा प्रदान करेगा। मुख्य रूप से नॉर्मली रूप से आप समझ चुके होंगे कि पोषक तत्व भोजन का मुख्य घटक क्या है। ये भोजन का ये 6 घटक है, ये 6 घटक के बारे में हम बारी बारी से अभी स्पष्ट रूप से हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए चलिए अब क्या चीज है, बोल रहा है कि मेदू और मिष्टी अपने स्कूल द्वारा आयोजित पारंपरिक खाद्य महोत्सव देखने गया। खाद्य महोत्सव में खाने पीने वाला जो चीज है वो सब उसका मेला लगा था, वहाँ विभिन्न प्रकार का भोजन सब लगा हुआ था, वो चीज देखने के लिए गए हुए थे, ठीक है। देखने नहीं खाएगा भी, ठीक है। देखिए महोत्सव का विषय था स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। मैंने समझाना था बच्चे को उस महोत्सव में कि स्वस्थ आहार क्या चीज होगा, किस किस को हम खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे और उससे क्या होगा, हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा, हम बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार का एक तरह से टेंट लगा हुआ है, ठीक है, मतलब कि पंडाल लगा हुआ है, वहाँ अलग अलग प्रकार का भोजन मिल रहा है। यहाँ राजस्थानी भोजन मिल रहा है, यहाँ गुजराती मिल रहा है, यहाँ असमिया आहार मिल रहा है। तो मतलब नहीं है कि राजस्थानी मिल रहा है, गुजराती मिल रहा है, असमिया आहार मिल रहा है।
कोई भी आहार मिल रहा है उससे मतलब नहीं, हमें मतलब यह है कि यदि कोई राजस्थानी भी आहार है तो उसमें हमको यह सब चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, ठीक है। एक और चीज जान लीजिए, यह जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, समझिए ध्यान से, ये कार्बोहाइड्रेट का तो मुख्य काम होता है ऊर्जा बनाना, ठीक है, ऊर्जा बनाना तो तीनों का काम है, लेकिन ये प्रोटीन जो होता है ये कुछ मात्रा में आपको ऊर्जा भी देता है, और प्लस में यह क्या करता है, शरीर का निर्माण करता है। क्या करता है ये? शरीर का निर्माण करता है, यह शरीर का निर्माण करता है। मतलब समझिएगा ध्यान से, शरीर का निर्माण कैसे करता है, आप देखिए ध्यान से, इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए, ये शरीर का निर्माण कैसे करता है, तो फिर उस चीज को समझाएंगे तो अच्छा लगेगा। जैसे देखिए हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, जो जैसे देखिए जो पुरुष जो होता है, ठीक है, ठीक है, इधर क्या होगी, मादा, ठीक है, पुरुष में क्या पाया जाता है, शुक्राणु, क्या पाया जाता है, शुक्राणु पाया जाता है, ठीक है, और मादा में क्या पाया जाता है, अंडाणु, ठीक है। ये दोनों क्या करता है, निषेचन करके क्या बनाता है, जायगोट बनाता है। क्या बनाता है, जायगोट बनाता है। क्या बनाता है, जायगोट बनाता है, ठीक है। यह जायगोट शुरू में क्या आता है, एक कोशिका आता है, स्टार्टिंग में एक ही कोशिका आता है। हम लोग का निर्माण जो हुआ है, सबसे पहले हम लोग एक कोशिका बने हैं, उसके बाद अभी सोच सकते हैं कि अरबों कोशिका हम लोग के शरीर में है, स्टार्टिंग हुआ एक ही से। अब एक कोशिका जो होता है, इस एक कोशिका क्या होता है, विभाजन होता है, दो भाग में बढ़ता है, ये एक से हो जाएगा दो, फिर ये दो होगा, ये दो में, ये भी दो में, फिर ये दो में, ये दो में, ये दो में, ये भी दो में, ठीक है। तो यह क्या होता है, विभाजित होते 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 क्या होता है, हम लोग का बॉडी बनते जा रहा है, ठीक है। और जितना बड़ा शरीर उतना अधिक कोशिका, जितना बड़ा शरीर क्योंकि कोशिका से ही बना है, ठीक है। कुत्ते की तुलना में क्या हो जाएगा, हाथी में कई कोशिका से अधिक होगा, ठीक है। बस ये बताओ, शरीर जैसे कि हम पतले हैं, हमसे कोई मोटा व्यक्ति भी आ जाएगा, उसके बाद कोशिका की संख्या अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो यही कोशिका को विभाजन करने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। कौन करता है, प्रोटीन करता है, ठीक है। तब ना हम लोग बच्चे से जो हम बड़े हुए हैं, इतना बड़ा छोटा बॉडी से इतना बड़ा बॉडी बना है, यानी कोशिका की संख्या बचपन से भी तुम्हें बढ़ा है। ये कोशिका की संख्या बढ़ाया कौन है, ये बढ़ाया आपका प्रोटीन बढ़ाया है। क्या कौन बढ़ाया, प्रोटीन बढ़ाया, ठीक है। चलिए, इसलिए क्या हो गया आपका, चलिए इसको मिटाते हैं। इसका मतलब प्रोटीन क्या करता है, हम लोग के शरीर का निर्माण कराता है। क्या कराता है, प्रोटीन हम लोग के शरीर का निर्माण भी करवाता है, ठीक है। चलिए इतना हो गया। और उसके बाद देखिए वसा क्या आता है, वसा सबसे अधिक ऊर्जा देता है। वसा क्या आता है, सबसे अधिक ऊर्जा देता है। बस इतना सा माइंड में याद रखिए, ठीक है। उसके बाद अब जितना भी चैप्टर आते जाएगा, हम उस चैप्टर को बारी बारी, इसमें जो आएगा अब वो हम बताएंगे। हम बोले थे कुछ हम अपने तरफ से हम समझा देंगे, ताकि क्या हो जाएगा, आपको समझने में नॉर्मल लगेगा। समय लगेगा, हम समय लेंगे, लेकिन हाँ समझाएंगे, इस बात का हम गारंटी देते हैं। चलिए चलिए, इसमें क्या चीज है कि देखिए क्या है कि इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित करते हुए भिन्न भिन्न स्टॉल है। पोषण विशेषज्ञ, देखिए पोषण मतलब क्या होता है, देखिए पोषण एक प्रक्रिया है जिससे हम अपना शरीर का विकास करते हैं, शरीर में ऊर्जा लाते हैं, शरीर में रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये सब जितना भी चीज हो रहा है, यह एक प्रक्रिया है, और एक तरह से जिससे हम करते हैं, कर किससे रहे हम, इससे, ये कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से, खनिज से, लवण से, ये सब को, ये छोबो क्या है, यह पोषक तत्व है, ठीक है। ऐसे होने वाली जो प्रक्रिया होता है, जो हम लोग बॉडी का ग्रोथ सब होता है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं पोषण कहते हैं। यानी पोषक तत्व कौन कौन सा हो गया, ये लिखा है ना पोषक तत्व, ये 6 हो गया पोषक तत्व हुआ। इसके सहायता से हम शरीर का डेवलप करते हैं, तो प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है। अब बोला जाता है पोषण विशेषज्ञ, यानी पोषण विशेषज्ञ, ठीक है। विशेषज्ञ डॉक्टर पोषिता, मैं उसका नाम रख दिया है पोषिता, ठीक है। विद्यार्थी को बताती है कि स्वास्थ्य ही परम धन है। स्वास्थ्य ही क्या है, परम धन है। हमारे पास अगर स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो हमें कोई फायदा नहीं है, कितना भी कुछ कमा ले, कितना भी कुछ कर ले। चलिए बोलता है, क्या ये जानते हैं डॉक्टर पोषिता इस कथन का अभिप्राय क्या है, क्या आप कभी बिना खाना खाए रहे हैं? जब आप खाना नहीं खाते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है, ठीक है। जब हम कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं तो हम थका हुआ और कम ऊर्जावान अनुभव करते हैं।
अभी तुरंत हम बोले कि भोजन में क्या था, देखिए यह कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा क्या था, इसका पाचन होने के फलस्वरूप क्या दे रहा था हम लोग को, ऊर्जा दे रहा था। बोले थे कि जो पचता है वो ऊर्जा देता है, और ऊर्जा के कारण ही हम क्या करते हैं, ये बोल पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, कोई भी काम करेंगे ऊर्जा मिलेगा तब। इसका मतलब क्या चीज है कि ये सब क्या करता है, हमको ऊर्जा देने का काम कर रहा है। कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीनों हमको ऊर्जा देने का काम कर रहा है। ये कहाँ से आया, हम भोजन खाए तब आया। ठीक है, इसका बात सही है। हम कैसा अनुभव करेंगे, अगर देखिए कुछ समय तक भोजन नहीं खाते हैं तो हम थका हुआ, जब भोजन नहीं खाएंगे तो ऊर्जा शरीर में नहीं रहेगा, तो क्या होगा, कमजोरी लगेगा, थका हुआ रहेगा। ठीक ना, जैसे ऊर्जा मिलेगा फिर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। वही बोलता है कि कम ऊर्जावान अनुभव करते हैं, जब खाएंगे ना तो ऊर्जा कम रहेगा। आपके अनुसार एक मैराथन धावक उसको कहते हैं जो कि लंबा समय का दूरी का रनिंग के प्रतियोगिता में भाग लेता है। जैसे बाय द वे से तो 42 किलोमीटर है, कहीं 30 किलोमीटर हो, 35 किलोमीटर का हो, ठीक है, इतने से रनिंग होता है। उसमें बोल रहा है कि मैराथन धावक दौड़ के समय, यानी दौड़ते समय, जैसे कि 40 किलोमीटर दौड़ना है, जैसे दौड़ते दौड़ते 15 किलोमीटर दौड़ा है, 20 किलोमीटर दौड़ा है, उस समय और उसके पश्चात मैंने पूर्ण रूपेण दौड़ चुका है, उसके बाद ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है, वह ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है, इनका कहना है। इसका मतलब क्या चीज है, आप रनिंग करने लगिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका शरीर में ऊर्जा कमेगा। इसका मतलब ग्लूकोज किस चीज लिए पीता होगा, ऊर्जा के लिए। हम आपको बोले कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जब पच करके क्या बनता है, या ग्लूकोज बनता है, जिससे हमें क्या होता है, ऊर्जा मिलती है। अब ग्लूकोज से ऊर्जा कैसे मिलती है, चलिए हम इस बात को भी फिर से समझते हैं। चलिए देखिए, चलिए देखिए, हम लोग शरीर में क्या बोले थे, हम कोशिका है, हम लोग के बॉडी में क्या है, कोशिका है, और वो कोशिका है। इस कोशिका में देखिए प्रक्रिया क्या चीज होता है, जैसे देखिए हम लोग जो भोजन खाए, जैसे कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट का पाचन के फलस्वरूप क्या मिला, ग्लूकोज मिला। ठीक है, हम लोग क्या किया, ग्लूकोज का सेवन किया, हम लोग को डायरेक्ट भी ग्लूकोज मिल जाता है, जो ग्लूकोन-डी आप लोग पीते हैं, ठीक, हम लोग भी पीते हैं, तो ग्लूकोन-डी क्या है, वह ग्लूकोज ही है, ग्लूकोज का ही एक अच्छा रूप है, शुद्ध रूप है ग्लूकोन-डी। ठीक है, चलिए अब हम ग्लूकोज से कैसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, समझिए। देखिए ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है क्या चीज, C6H12O6, ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। अब क्या करते हैं, भोजन से हमको ग्लूकोज मिला, हम सांस किस चीज के लिए लेते हैं जानते हैं, हमसे मेन रूप से, मुख्य रूप से हम ऑक्सीजन के लिए सांस लेते हैं। लेकिन वायुमंडल में बहुत सारा गैस है, लेकिन हम लोग का फेफड़ा क्या करता है, उस सबसे छान करके हमको ऑक्सीजन को शरीर के अंदर डालता है। वो ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाकर करता क्या चीज है, यही ऑक्सीजन जाकर के क्या करता है, इस ग्लूकोज को तोड़ता है। ग्लूकोज को तोड़ने के फलस्वरूप क्या हो जाएगा आपका, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, जल बनता है, और क्या बनता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा बनता है। एटीपी ये क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूर्ण रूप में क्या होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह क्या करता है, एटीपी के रूप में क्या बनता है, यहाँ पे ऊर्जा बनता है। अब बताइए एटीपी क्या है, एक मात्रक है, जैसे दूरी का मात्रक है ना, कि जैसे कि मीटर हो गया, उससे द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या चीज है, किलोग्राम हो, उस तरह से मापने का है। ठीक है, तो एटीपी के रूप में क्या मिलता है हम लोग को, ऊर्जा मिलता है। और जितना हम एटीपी हम खपत करें, जितना हमारे पास एटीपी अधिक रहेगा उतना हमारे पास ऊर्जा अधिक होगा, जितना एटीपी घटते जाएगा उतना क्या होगा, ऊर्जा कम होते चला जाएगा। अब देखिए जो व्यक्ति बहुत रनिंग किया उसके शरीर में क्या हो गया है कि ऊर्जा का कमी होगा। क्यों, क्योंकि क्या हो जाएगा, जो ग्लूकोज क्या होगा, ऑक्सीजन क्या है उसको तोड़ेगा, तो ऊर्जा मिलेगा, इसी ऊर्जा को वो खपत करते जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, खपत करते जाएगा इसको, तो क्या चाहिए, फिर ग्लूकोज ऑक्सीजन को तोड़ेगा, ग्लूकोज को ऑक्सीजन फिर तोड़ेगा तो ना फिर एटीपी मिलेगा, यहाँ से खपत होते जा रहा है। इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज घटते चला जाएगा उसके शरीर में। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, उसको ग्लूकोज देते हैं पीने के लिए, ताकि ग्लूकोज उसको मिलेगा पुनः, और फिर ऑक्सीजन को उसको तोड़ेगा, फिर और ऊर्जा उसको मिलेगा। ठीक है, इसलिए शरीर में, बॉडी में क्या होता है, ऊर्जा बने रहने के लिए क्या करना होता है, लगातार क्या होता है, ग्लूकोज हमारे कोशिका के अंदर रहना चाहिए, तभी कोशिका आपको ऊर्जा बना करके देते रहता है। चलिए ठीक है, अब अगला देखते हैं। ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। हाँ, ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। इसका कारण क्या चीज है, समझिएगा ध्यान से, स्टार्टिंग समझिए। देखिए एक फिगर से आपको हम समझाते हैं। समझिएगा, देखिए ग्लूकोज क्या चीज में दिक्कत, क्या चीज करता है। देखिए हाँ, ग्लूकोज हमको क्या बोल रहा है, ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक ना, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। अब पहले हम समझ लेते हैं इस चीज को कि ग्लूकोज
हमको तुरंत ऊर्जा कैसे प्रदान करता है, ग्लूकोज किसका उदाहरण है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग का जो भोजन हम क्या बोले थे, कार्बोहाइड्रेट एक था और क्या था, प्रोटीन था और वसा था, 3 का ही पाचन होता है ना। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, भोजन कहाँ ग्रहण करते हैं, ये मुंह के पास भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे खाते हैं। ठीक है, और शरीर के अलग अलग भोजन क्या होता है, इस माध्यम से आते हुए क्या आता है अमाशय में, जिसको हम जठर ग्रंथि का जठर कहते हैं। ठीक है, और इसी को पेट कहते हैं। इससे हुए भोजन आता है क्या, ये जो पीला जैसा ये छोटी आंत में, उसके बाद भोजन क्या होता है, ये बड़ी आंत से क्या होता है, बाहर निकलता है। तो स्टार्टिंग कहाँ हम लिए, मुंह के पास लेते हैं। ठीक है, हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में अलग अलग एंजाइम्स निकलता है, वह अलग अलग एंजाइम्स जो होता है वो अलग अलग चीजों को पचाता है। सब चीज के लिए फिक्स है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला वो अलग एंजाइम है, प्रोटीन को पचाने वाला वो एक अलग एंजाइम है, और वसा को पचाने वाला वो एक अलग एंजाइम है। और वह सब एंजाइम क्या होता है, अलग अलग जगह से निकलता है। कुछ एंजाइम मुंह से निकलेगा, कुछ एंजाइम यहाँ पेट से निकलेगा, कुछ एंजाइम यहाँ छोटी आंत से निकलेगा। ठीक है, आप देखिए मुंह के पास जो एंजाइम्स है वह एंजाइम्स किसको पचाता है, वो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। किसको पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। इसका मतलब सबसे पहले कौन पचेगा, कार्बोहाइड्रेट पचेगा। और पेट के पास जो एंजाइम है वह प्रोटीन को पचाएगा। क्या पचाएगा, प्रोटीन को पचाएगा। इसका मतलब दूसरा नंबर पे प्रोटीन पचेगा। क्यों, क्योंकि भोजन हम यहीं से ग्रहण करेंगे, यहाँ जैसे ग्रहण करेंगे यहीं पे कार्बोहाइड्रेट पच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आएगा प्रोटीन तब ना पचना शुरू होगा, क्योंकि प्रोटीन को यहाँ पचाने वाला एंजाइम है। उसके बाद छोटी आंत में आकर कौन पचता है, यह वसा पचता है। सबसे लास्ट में क्या होता है, वसा का पाचन प्रक्रिया होता है। ठीक है, चलिए इसलिए क्या होता है, क्या बोले थे, जो जल्दी पचेगा वो जल्दी हमें ऊर्जा देगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, या कार्बोहाइड्रेट जो है ना, कार्बोहाइड्रेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कहीं आपको कार्बोहाइड्रेट लिखा रहेगा, कहीं ग्लूकोज लिखा रहेगा। अब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज क्या चीज है, हम इस चीज को हम समझते हैं अच्छा से, देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट का रूप है ग्लूकोज, ये कैसे है देख लेते हैं इस चीज को। चलिए देखिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट है समझिए ध्यान से, जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक ना, कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मोनोसैकेराइड, क्या होता है, एक मोनोसैकेराइड। ठीक है, दूसरा होता है आपका, ऐसे ओलिगोसैकेराइड होता है, लेकिन ओलिगोसैकेराइड का रूप होता है डाइसैकेराइड। ठीक है, डाइसैकेराइड हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक ना, एक होता है आपका डाइसैकेराइड। ठीक है, और तीसरा आपका होता है पॉलीसैकेराइड। क्या होता है, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, आप लोग याद कीजिए। ठीक ना, देखिए मोनोसैकेराइड मतलब होता है जिसमें सैकेराइड की संख्या 1 है, डाइसैकेराइड इसमें सैकेराइड की संख्या 2 है, पॉलीसैकेराइड इसमें क्या होता है कि 10 से अधिक है। ठीक है, चलिए अब मोनोसैकेराइड के अंतर्गत कौन कौन सा आता है आपका, ग्लूकोज आता है। क्या आता है, ग्लूकोज आता है। और क्या चाहिए आता है आपका, फ्रक्टोज आता है। और क्या चाहिए आता है आपका, ग्लैक्टोज आता है। ठीक है, ये 3 आता है मोनोसैकेराइड के अंतर्गत। आपका जो डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड के अंतर्गत क्या आता है आपका, सुक्रोज आता है। क्या आता है आपका, सुक्रोज आता है। और क्या चाहिए आता है आपका, माल्टोज आता है। और क्या चाहिए आता है आपका, लैक्टोज आता है। ठीक है, और पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत कौन कौन सा आता है आपका, स्टार्च आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मंड भी कहते हैं। और क्या आता है आपका, ग्लाइकोजेन आता है। और क्या चाहिए आता है, उसका स्टार्च हुआ, ग्लाइकोजेन हो गया। ठीक है, चलिए इतना ही रहने दीजिए, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। अब समझिए ध्यान से, हम लोग जब भी भोजन जो ग्रहण करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं, हम इस रूप में ग्रहण करते हैं, स्टार्च के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो पाचन तंत्र है, जो एंजाइम्स है, उसको क्या करता है, इसको तोड़ करके इस रूप में बदलता है। यानी बहुत सारा पॉलीसैकेराइड था, बहुत सारा सैकेराइड को डाइसैकेराइड में बदलता है, 2 सैकेराइड वाला में से, फिर 1 सैकेराइड वाला में से बदलता है। ठीक ना, सबसे छोटा रूप में बदलता है। पाचन प्रक्रिया इसी रूप से चलता है। एक स्टार्च को क्या करता है, वो पहले इससे छोटा इसमें बदलता है, फिर इसको तोड़ करके इसमें बदलता है। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, यह क्या है, सबसे छोटा शर्करा है। इसको हम क्या कहते हैं, सरल शर्करा कहेंगे। या फ्रक्टोज भी क्या कहलाएगा, सरल शर्करा कहेगा। ग्लैक्टोज भी क्या कहलाएगा, सरल शर्करा कहलाएगा, क्योंकि यह सबसे छोटा है। यह सब क्या कहलाएगा, यह पॉलीसैकेराइड कहलाता है, यानी बृहद शर्करा, इसको बड़ा शर्करा कह सकते हैं। ठीक है, ताकि 10 से अधिक सैकेराइड से मिलकर बना हुआ है, ये आके एक ही सैकेराइड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब समझिए ध्यान से, यह ग्लूकोज को और क्या क्या चीज से नाम से जानते हैं, उस चीज लिख लीजिए। ठीक ना, यह किस में पाया जाता है, इसमें फल में पाया जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, फलों वाली शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, फलों वाली शर्करा कहते हैं। यह क्या होता है, रक्त में पाया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, खून वाली शर्करा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, खून वाली शर्करा कह देते हैं। ठीक है, चलिए
हाँ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंगूर वाली शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं, अंगूर वाली शर्करा। आपके बुक में नहीं है लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा हम बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, और इसी को हम एक और चीज़ क्या कहते हैं, इसको हम शराब वाली शर्करा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, शराब भी बनाया जाता है इसी से। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, शराब वाली शर्करा कहते हैं, ठीक है, वाइन शुगर। चलिए, उसके बाद आपका क्या था, एक और फ्रक्टोज था। क्या था, फ्रक्टोज। देखिए आप समझिए ध्यान से, फ्रक्टोज को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रक्टोज फोसे फल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये फल में पाया जाता है। क्या इसमें पाया जाता है, फल में पाया जाता है, इसलिए क्या कहते हैं, फल वाली शर्करा इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक हो जाता है आपका ग्लैक्टोज। क्या होता है आपका, एक ग्लैक्टोज आता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग दूध वाली शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दूध वाली शर्करा कहते हैं, ठीक है। यह ब्रेन के लिए बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिमाग वाली शर्करा भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब अगला देख लीजिए, सुक्रोज। क्या है, यह सुक्रोज है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको चीनी वाली, इसको गन्ना वाली शर्करा भी कहते हैं। गन्ना से ही चीनी बनता है ना, इसको चीनी वाला शर्करा कहते हैं। सुक्रोज को क्या कहते हैं हम लोग, गन्ने वाली शर्करा। क्या कहते हैं हम, गन्ने हो गया, गन्ना वाली शर्करा, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, चीनी वाली शर्करा। क्या कहते हैं हम लोग, चीनी वाली शर्करा। चीनी में भी, गन्ना में कौन सा शर्करा पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है, ठीक है। एक तरह से आपका रिपीटेशन हो जाएगा, याद हो जाएगा। या माल्टोज को क्या कहते हैं, माल्ट शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, माल्ट शर्करा कहते हैं। अब देखिए समझ, ये किसमें पाया जाता है, ये माल्ट शर्करा किसमें पाया जाता है, आपका अंकुरित अनाज जो है, ठीक है। जैसे देखिए आपका चना हो गया, मूंग हो, उसको अंकुरित करके जो खाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये माल्ट पाया जाता है, ठीक है। अब लेक्टोज, लेक्टोज को क्या कहते हैं हम लोग, दूध वाली शर्करा पाया जाता है। लेक्टोज होता है ना, दूध में पाया जाता है। यही क्या होता है, इसको लैक्टोबैसिलस जीवाणु इस पे पड़ता है, दूध में जो पाया जाता है लैक्टोज, उसको लैक्टोबैसिलस जीवाणु किसमें बदल देता है, उससे कन्वर्ट कर देता है किसमें, दही में, ठीक है। तो ये लैक्टोज किसमें पाया जाता है, इसको कहते हैं हम दूध वाली शर्करा, दूध में पाया जाता है, ठीक है, दूध वाली शर्करा हो गया, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, या स्टार्च जो है, स्टार्च किसमें पाया जाता है आपका, या चावल में पाया जाता है आपका, या गेहूं में पाया जाता है आपका, या आपका मक्का में पाया जाता है, ठीक है, या आपका आलू में पाया जाता है, ठीक है। इस समय क्या पाया जाता है आपका, यह स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। या ग्लाइकोजन क्या चीज होता है, समझिएगा ध्यान से, ग्लाइकोजन के बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए ग्लाइकोजन के बारे में समझिए। देखिए हम लोग का रक्त में क्या चीज में, हम लोग का जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, और वो पचने के बाद कहाँ चला जाता है, रक्त में, रक्त से फिर जाता है कोशिका में। पहले भोजन जो ग्रहण किए, ठीक है, वो पच के पहुंचा रक्त में, और रक्त से फिर पहुंचता है कोशिका में, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, या जो हम जैसे कि हम खाए कार्बोहाइड्रेट में खा लिए, जैसे कि हम चावल खा लिए, गेहूं खा लिए, मक्का खा लिए, आलू खा लिए, या कोई भी मीठा चीज खाइएगा, कोई भी मीठा चीज खा रहे हैं, सब में कार्बोहाइड्रेट लगभग सब में, ठीक है। समझिए ध्यान से। अब क्या किए कि जो भी मीठा चीज खाए या कार्बोहाइड्रेट जो भी चीज खाए, ठीक ना, उसमें क्या हो गया, आपको ग्लूकोज मिला। पचने के बाद क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है ना, ये पचने के बाद क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ठीक ना। अब वह ग्लूकोज अगर दी या रक्त में उसकी मात्रा अधिक हो जाए, रक्त में इसकी मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाए, तो ठीक एक एंजाइम्स होता है, ठीक ना, उसको हम कहते हैं इंसुलिन। क्या कहते हैं उसको, इंसुलिन कहते हैं, ठीक है। इंसुलिन उसको कहाँ रख देता है, लीवर के पास रख देता है। किसके पास, लीवर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं, यानी कलेजा कहते हैं, जिगर कहते हैं, ठीक है। तो इसके पास क्या है, इंसुलिन क्या करेगा, रक्त में यदि अधिक ग्लूकोज हो जाएगा, मतलब रक्त में अधिक मात्रा हो जाएगा, तो क्या करेगा, इंसुलिन इसको उठाकर कहाँ रख देगा, लीवर के पास कर देगा। वही लीवर के पास जो ढेर हो जाता है ना, बहुत ज्यादा जमा हो जाता है ग्लूकोज, उसी को हम लोग यहाँ लीवर के पास जब बहुत ज्यादा जमा हो गया है ग्लूकोज, तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, हम लोग ग्लाइकोजन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, ग्लाइकोजन कहते हैं, ठीक है। यही यदि इंसुलिन ऐसा नहीं कम कर पाएगा, तो रक्त में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा, तो कौन सा बीमारी हो जाएगा हम लोग को, मधुमेह। क्या कहेंगे हम लोग, मधुमेह कहिए, डायबिटीज कहिए, शुगर कहिए, या चीनी कहिए, ठीक है। इतना आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब इसी चीज को हम देखिए, पहले हम क्या कर रहे हैं, हर पॉइंट को समझा दे रहे हैं, उसके बाद देखिए बुक पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा, हो ये तो समझाया हुआ चीज है। अब बुक भी एक तरह से आगे बढ़ेगा उसमें, और आपको समझ में भी आते चला जाएगा। अब देखिए बहुत कुछ यहाँ से क्लियर हो गया होगा, बहुत कुछ।
चलिए अब देखते हैं क्या चीज है। ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज शरीर को क्यों ऊर्जा प्रदान करता है? क्योंकि वह तुरंत पचता है। वह मुंह के पास ही, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मुंह के पास ही पचना शुरू हो जाता है और वह क्या करता है, तुरंत ऊर्जा देता है। और कैसे ऊर्जा आता है बता दिए, कोशिका के अंदर क्या रिएक्शन होता है वो भी हम समझा दिए। चलिए, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट का ही उदाहरण था ना, मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आ रहा था। सबसे सरल शर्करा कहते हैं हम लोग ग्लूकोज को, क्योंकि सबसे छोटा रूप है वो। ठीक है, अगला देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ऊर्जा की प्राथमिक स्रोत में से एक है। प्राथमिक स्रोत में इसलिए बोला जाता है, सबसे पहले ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देगा, जो पचेगा पहले वही ऊर्जा देगा। और कार्बोहाइड्रेट मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है, तो वही हमको सबसे पहले ऊर्जा दे देता है। ठीक है, चलिए उसका देखिए विभिन्न उदाहरण क्या क्या चीज है कार्बोहाइड्रेट का। देखिए कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण बाजरा हो गया, अभी चावल बताए ना, चावल का बताए थे अभी तुरंत। ठीक, उदाहरण गेहूं क्या है, कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण। शकरकंद कार्बोहाइड्रेट, आलू भी कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण, गन्ना भी है। अब देखिए गन्ना किसके बारे में बताए थे ना, वो सुक्रोज, जो कि चीनी वाली शर्करा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये केला, केला में भरपूर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, बहुत ज्यादा। कैलोरी मतलब क्या होता है, ऊर्जा अधिक होना, इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है केला में ऊर्जा। ठीक है, कैलोरी। चलिए, अनानास हो गया आपका, आम हो गया, मक्का हो गया, ये सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे क्या चीज है, चलिए अगला कि हाँ, क्या आप जानते हैं कि सामान्य चीनी भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। हाँ, चीनी भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। मीठा लग रहा है ना भाई, लगभग जितना भी चीज मीठा है वो सब का सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। वो चीनी किससे बना हुआ, गन्ना के रस से बना हुआ है। और गन्ना भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है ना। कौन सा रूप में है, डाइसेक्राइड में आता है, सुक्रोज उसी से बना हुआ है। ठीक है, चलिए आपके विचार में सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में हम लड्डू खाना क्यों पसंद करते हैं? लड्डू की मुख्य सामग्री बेसन हो गया, आटा हो गया, घी हो गया, गुड़ हो गया। इसमें क्या है, ऊर्जा भरा पड़ा है। चीनी हो गया, गोंद हो गया और अनेक प्रकार के मेवे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन एक चीज इसमें देखिए इंक्लूड हुआ, क्या चीज, एक घी। ये क्या चीज हुआ, एक घी। लेकिन घी जो होता है, घी में कार्बोहाइड्रेट ही नहीं, घी में वसा भी पाया जाता है। घी में क्या पाया जाता है, वसा भी। अब समझ लीजिएगा थोड़ा सा वसा, कार्बोहाइड्रेट का कहानी खत्म हो गया, हम सब तरह समझा चुके हैं। अब आते हैं वसा का कुछ कहानी समझते हैं। देखिए वसा क्या चीज होता है कि वसा हमारे बॉडी में जो होता है, हम लोग जो मोटापा जो आता है हमारे शरीर में, जो फैलते जाता है व्यक्ति, वो किसके कारण से फैलते जाता है? ठीक है, जैसे पेट बहुत बड़ा हो जाएगा, पूरा हाथ सब इतना मोटा हो जाएगा, वो किसके कारण से होता है? वो वसा के कारण से होता है। अब देखिए वसा कैसे कैसे की चीज क्या चीज करता है, उसके बारे में हम समझाते हैं वसा के लेकर। ठीक है, मतलब जैसे देखिएगा हम लोग के तुलना में क्या चीज, जो हमसे जो मोटा व्यक्ति है उसमें वसा बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप देखिए कोई भी, जैसे देखिए हाथी है, हाथी के शरीर में क्या है, वसा बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन वसा से फायदा भी है। वसा से फायदा क्या चीज होता है कि आपको शरीर को सुरक्षा करता है, चोट से सुरक्षा करता है। ठीक है, अब कोई पतला व्यक्ति है, उसके बाहर शरीर में गुद्दा ही नहीं है, मांस ही नहीं है ऊपर, ठीक है, बहुत पतला हड्डी दिख रहा है। अब जिसमें वसा नहीं होगा उसका हड्डी दिखते रहेगा, पूरा हड्डी दिखेगा। अब कोई मारेगा उसको डायरेक्ट हड्डी पे चोट लगेगा और शरीर के आंतरिक अंग पे भी प्रभाव पड़ेगा, जैसे उसके अंदर फेफड़ा हो गया, हृदय हो गया, उस पर डायरेक्ट आघात पड़ेगा। ठीक है, तो वसा क्या करता है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, वसा क्या करता है, वो शरीर को जो ताप रेजिस्टेंट होता है, मतलब बाहर, शरीर के बाहर के तापमान को बाहर रहने देता है, अंदर के तापमान को अंदर रहने देता है। इसके बारे में अभी हम समझाएंगे बहुत अच्छा से। ठीक है, अब देखिएगा वसा आता है कैसे। ठीक है, वसा किसमें किसमें पाया जाता है? वसा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं इसको फैट या लिपिड्स कहते हैं, फैट या लिपिड्स कहते हैं। और समझिए ध्यान से, वसा का पाचन के फलस्वरूप क्या क्या बन रहा था, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल, यानी फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बन रहा था। ये क्या चीज होता है, किस प्रकार से हमारे बॉडी में ये क्रिया करता है? जिससे देखिए हम लोग क्या बोले थे कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट से भी वसा बनता है, कार्बोहाइड्रेट से भी वसा बनता है। कैसे बनता है अब समझिएगा ध्यान से। जैसे हम लोग क्या खाए, कार्बोहाइड्रेट खाए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट खाए, या पचने के बाद क्या बना, या ग्लूकोज बना। ठीक है, अब ग्लूकोज अधिक हुआ तो क्या करेगा, देखिए ग्लूकोज अधिक हुआ तो क्या करेगा, इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन इसको कहाँ रख देगा, लीवर के पास रख देगा। किसके पास, लीवर के पास। किस रूप में रखेगा, ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, अब लीवर के पास या ग्लाइकोजन अधिक हो जाएगा तो ये किस में बदल जाएगा, ट्राइग्लिसराइड में। क्या बदल जाएगा, ट्राइग्लिसराइड में बदल जाएगा। या ट्राइग्लिसराइड को हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध वसा कहते हैं। ये ओरिजिनल वसा है, ये क्या है, ओरिजिनल वसा है। या ट्राइग्लिसराइड फिर कहाँ चला जाएगा, या ट्राइग्लिसराइड जाएगा वसीय उत्तक में। किस में जाएगा,
वसीय उत्तक में जाएगा। अब उत्तक किसको कहते हैं? कोशिकाओं का एक समूह जो एक फिक्स रूप से कोई काम करता है उसको उत्तक कहते हैं। हमारे शरीर में देखिए सब कोशिका अलग अलग काम कर रहा है कि नहीं? जैसे देखिए आंख का जो कोशिका है वो क्या करता है? किसी वस्तु को देखने का काम करता है। रक्त का कोशिका क्या करता है? किसी हमारे एलिमेंट जो तत्व होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। हम लोग का किडनी का कोशिका क्या करता है? वो क्या करता है? गंदगी को छान करके बाहर निकालने का काम कर रहा है। अलग अलग कोशिका अलग अलग काम कर रहा है। हम लोग तंत्रिका कोशिका क्या कर रहा है? किसी चीज को सोचने का काम कर रहा है। अलग अलग कोशिका अलग अलग काम करता है। और जब बहुत सारा कोशिका मिल करके एक ही काम में जैसे टांग अड़ा रहा हो, एक ही काम कर रहा है, जैसे कि हृदय में क्या आता है? कार्डियक कोशिका आता है। सब कार्डियक कोशिका मिलकर के क्या करता है? शरीर जो भोजन का जो गंदगी होता है उसको साफ करने का काम करता है। उसी प्रकार से सब में बहुत सारा नेफ्रॉन कोशिका मिलकर के क्या कर रहा है? वो किडनी में क्या करता है? रक्त को छानने का काम कर रहा है। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं? कोशिका के एक समूह जो एक फिक्स काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम उत्तक कहते हैं। ठीक है, यह वसीय उत्तक। अब यह उत्तक क्या फिक्स काम कर रहा है? क्या नाम है इसका? वसीय उत्तक है। अब वह उत्तक यह क्या कर रहा है? वसा को जमा करने का काम कर रहा है। वसा को जमा करने का काम कर रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडिपोज टिश्यू। क्या कहते हैं हम लोग? एडिपोज टिश्यू। यहाँ क्या होता है? ये वसा क्या हो जाएगा? जैसे देखिए एडिपोज टिश्यू है, यहाँ जाकर के वसा क्या होगा? भरते जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? और ज्यादा वसा आएगा, और ज्यादा वसा आएगा तो ये उत्तक क्या हो जाएगा? और ज्यादा होगा, ये बड़ा होते जाएगा। ये क्या होगा? और बड़ा होते जाएगा। अंदर में वसा क्या हो जाएगा? भरते जाएगा इस उत्तक के अंदर। इसलिए होता है क्या चीज? जितना अंदर में भरते जाएगा उतना क्या हो जाएगा? मोटा व्यक्ति होते जाएगा। इसलिए बोला था जो व्यक्ति हेल्दी होते जा रहा है धीरे धीरे उसको बोला था कार्बोहाइड्रेट यानी चावल कम खाइए। और क्या होता है देखिए, अब देखिए समझिए ध्यान से, जैसे कि घी हुआ, घी क्या होता है? घी में भरपूर मात्रा में वसा पाया जाता है। तेल में क्या होता है? घी और तेल। समझ लीजिए कि वसा हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक तरह से भोजन में, जो वसा इस्तेमाल करते हैं स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हैं। जैसे क्या करते हैं हम लोग? घी देते हैं, ठीक ना, जहाँ 2 रोटी खाने के बाद व्यक्ति 4 रोटी खाएगा। ठीक है, और तेल क्या करता है? कितनों दिन से सड़ा पड़ा सब्जी हो होटल में क्या करता है? तेल में फ्राई कर देता है और वो बड़ा चाव से खा लीजिएगा। वसा का इस्तेमाल मुख्य रूप से स्वाद को इंक्रीज करने के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन काम बहुत है, उसका काम बहुत सारा है। अब क्या हो जाएगा? अब बोलिएगा कि हाँ तो घी और इससे कैसे बनता है? घी से और तेल से कैसे हम लोग मोटा होंगे? ये तो आप बताएं कि हाँ कार्बोहाइड्रेट से इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या होता है? वसी उत्तक में क्या होता है? वसा बन के ये ट्राइग्लिसराइड जो शुद्ध वसा है ये जाके जमा होने लगता है, ये ट्राइग्लिसराइड, तो हम लोग मोटे होते चले जाते हैं। ठीक है, और कैसे बनिए और कैसे हम मोटे होंगे? अब देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा, इस चीज को हम समझा देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए जो हम वसा खाए, क्या खाए? वसा। जैसे हम तेल खा लिए, कोई भी तेल, सरसों का तेल, जैतून का तेल, अलसी का तेल, कोई भी तेल ले लीजिए। ठीक है, तेल खाए और उसके बाद क्या है? ये घी खाए। ठीक ना, इसके खाने के फलस्वरूप इसका जो पाचन होगा वसा किस में बदलता है? वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में। किस में? वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में। ठीक है, यही दोनों क्या होता है? ये जुड़ करके क्या बनाता है? ट्राइग्लिसराइड। उसमें भी देखिए ट्राइग्लिसराइड बन रहा था ना, उसमें भी ट्राइग्लिसराइड बनता है, ट्राइग्लिसराइड बनता है। ठीक है, और ट्राइग्लिसराइड को हम लोग क्या कहते हैं भाई? शुद्ध वसा। क्या कहते हैं? शुद्ध वसा। और ये वसा जमा कहाँ होगा? जिसका जो सेंटर होगा वहीं जमा होगा ना। ये वसा जाके जमा होता है वसीय उत्तक में। वह उत्तक जहाँ वसा जमा होता है उसको क्या कहते हैं? वसीय उत्तक कहते हैं। यहाँ जमा कहाँ हो जाएगा? वसीय उत्तक में। वसीय उत्तक इसको फैटी एसिड कहते हैं। ये कहाँ जमा हो जाएगा? ये वसीय उत्तक में जमा हो जाएगा। ठीक है, और वसीय उत्तक में क्या जितना अधिक जमा होते जाएगा, मोटे होते जाएंगे, मोटे होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं पुनः अपने टॉपिक पे। चलिए हम इस चीज को अब समझते हैं फिर से। क्या चीज है कि हाँ विभिन्न प्रकार के तेलों का एक अन्य प्रकार के खाद्य घटक के समूह में रखा जाता है जिसे वसा कहते हैं। विभिन्न प्रकार के तेलों को एक अन्य समूह में रखा जाता है, यानी वसा का समूह। अभी पढ़ रहे थे हम कार्बोहाइड्रेट का समूह, और वसा का समूह भी हम बता दिए वसा क्या चीज है। ठीक है, यानी वसा वाले समूह में किसको रखते हैं? देखिए क्या बोला है कि अन्य प्रकार के घटक के समूह में रखा था। किसको? विभिन्न प्रकार के तेलों को। विभिन्न प्रकार के तेल मतलब कौन कौन हो गया? जैसे सरसों का तेल हो गया, जैतून का तेल हो गया, अलसी का तेल हो गया, ठीक है, मूंगफली का तेल हो गया, ठीक है, उसके बाद मछली का तेल हो गया, ठीक ना, मछली से भी तेल निकलता है। वो सब तेल को किस में रखा गया है? वसा के अंतर्गत रखा गया। अन्य प्रकार के खाद्य घटक के समूह में रखा गया, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? वसा कहते हैं। वसा के स्रोत पादप आधारित या जंतु आधारित हो सकते हैं। वसा का स्रोत कैसा हो सकता है? पादप आधारित हो सकता है या जंतु आधारित हो सकता है। आप समझिए ध्यान से, वसा जो होता है, यहीं से थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पे वसा जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है संतृप्त वसा, एक क्या होता है? संतृप्त वसीय अम्ल कहते हैं इसको, यानी अब वसीय अम्ल के आधार पर इसको बांटा जाता है। ठीक है, या तो संतृप्त वसा कहिए या संतृप्त वसीय अम्ल कहिए। एक होता है संतृप्त वसीय अम्ल होता है या संतृप्त वसा होता है, एक होता है वो संतृप्त वसा। एक क्या होता है? वो
संतृप्त वसा, ठीक है। चलिए संतृप्त वसा याद रखते हैं, ठीक ना। संतृप्त वसा एक होता है असंतृप्त वसा। अब समझिएगा ध्यान से दोनों में क्या चीज होता है। जो संतृप्त वसा जो होता है इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की H की मात्रा बहुत अधिक होती है, मात्रा अधिक होती है, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन क्या करता है, शरीर में ऊर्जा बनाता है। जितना आपके जहां कहीं भी क्या सूर्य में जो उतना ऊर्जा किसके कारण से है, हाइड्रोजन के कारण से। हाइड्रोजन बम में उतना पावर कहां से आता है, हाइड्रोजन के कारण से। हाइड्रोजन की अधिकता होगी वहां ऊर्जा की अधिकता होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होता है। जो संतृप्त वसा जो है उसमें हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है, ठीक ना, अधिक होता है। इससे ज्यादा कैलोरी मिलता है, इससे ज्यादा कैलोरी मिलता है। ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब क्या होता है, कैलोरी होता है। ज्यादा ऊर्जा लिखते हैं, ठीक है, ज्यादा ऊर्जा मिलता है, ठीक है। असंतुलित में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है। हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है तो उसमें ऊर्जा क्या हो जाएगा, कम मिलेगा। इसमें ऊर्जा क्या मिलेगा, ऊर्जा इसमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा इसमें ऊर्जा, ठीक है। अब देखिए यह किससे प्राप्त होता है, संतृप्त जो प्राप्त होता है यह होता है जंतु से। किससे प्राप्त होता है, जंतु से। और जंतु से क्या क्या अच्छी वसा, कौन कौन वसा प्राप्त होता है, जंतु से आपको क्या होता है, घी मिलता है। क्या मिलता है, घी मिलता है मुख्य रूप से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जंतु में क्या होता है, चर्बी पाया जाता है, ठीक है। या बाद में मांस से भी वसा प्राप्त कर रहे हैं, तो ये सब क्या चीज है, ये सब जंतु से प्राप्त होने वाला वसा है। इसी को जंतु से प्राप्त जो वसा मैंने खाते हैं, ये तीनों चीज का यूज करते हैं, ठीक है। अब इससे जो प्राप्त जो होता है वो संतृप्त वसा किससे प्राप्त होता है, ये पौधा से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, यह पौधा से। पौधा से कौन कौन सा होता है आपका, जैसे देखिए सरसों का तेल हो गया, तेल कहते हैं इसके अंतर्गत है, सरसों का तेल हो गया, ठीक है। और क्या चीज हो गया आपका, अलसी हो गया, जिसको हम लोग चिकना कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, अलसी हो गया। उसके बाद क्या हो गया, मूंगफली हो गया, ठीक है, मूंगफली हो गया, ठीक ना। और विभिन्न प्रकार का तेल सब है, ठीक है। उसके बाद जैसे देखिए एक आता है आपका, इसी में आता है आपका ये मछली का तेल। क्या है, एक मछली का तेल, ठीक है। ये सब क्या आता है आपका, वो संतृप्त में आता है, ठीक है। और देखिए ये चीज क्या करता है, ये थोड़ा समझिएगा ध्यान से, ऊर्जा दोनों दे रहा है, लेकिन हम बॉडी में उतना ही ऊर्जा लेंगे जितना हम खपत कर पाते हैं। यदि हम नहीं खपत कर पा रहे हैं, ऊर्जा बढ़ते जा रहा है, तो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, ठीक है। हम लोग इसको, ये हमको सीमित मात्रा में ऊर्जा देता है क्योंकि हाइड्रोजन कम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा ऊर्जा देता है तो हमको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब बहुत ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं तब फिर भी घी खा रहे हैं, चर्बी खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं बहुत भर भर के, ठीक ना, तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है, वो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। वो क्या चीज रूप में बनता है, यह कोलेस्ट्रॉल बनाता है। यह क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है, यह कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, यह कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, ठीक है। और यह कोलेस्ट्रॉल का निर्माण नहीं करता, यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ गया तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, बहुत घातक चीज है कोलेस्ट्रॉल। यह क्या करेगा, आपको समझिएगा ध्यान से, यह आपको हार्ट अटैक लाएगा। क्या लाएगा, आपको हार्ट अटैक ला देगा, ठीक है। और उसके बाद ये क्या होता है आपका, ब्रेन स्ट्रोक भी लाता है। क्या लाता है आपको, ब्रेन स्ट्रोक, ठीक है, ब्रेन हेमरेज इत्यादि सब बीमारी सब लाता है, ठीक है। और इसमें एक और बीमारी होता है आपका धमनी काठिन्यरिया। क्या होता है, एक माने या इसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं इसको धमनी काठिन्यरिया रोग। आप समझिएगा ध्यान से, थोड़ा सा समझाएंगे सब समझ जाइएगा। इसमें ये करता क्या है, कोलेस्ट्रॉल, जैसे ये नस है, हम लोग का शरीर का क्या है, एक तरह से नस होता है शरीर में, ठीक है। या कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, जैसे कि रक्त यहाँ से प्रवाहित हो रहा है तेजी से, ठीक है। या कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, यहाँ जाकर चिपक जाएगा, यहाँ जाकर के चिपक जाएगा। और जहाँ इतना बड़ा रास्ता में आराम से जा रहा था रक्त, उसको इतना छोटा रास्ता मिलने लगता है जाने के लिए, जिसके कारण क्या होता है कि नस में क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, हृदय से प्रेशर देते रहता है ना, जिसके कारण क्या होता है, रक्त को जाने में दिक्कत होता है। तो इसी कारण से क्या होता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। जब ब्लड का प्रेशर आपका बढ़ जाएगा तो ये जो देखिए यहाँ से जो ये जमाव जो होता है ना, ये जमा होने के कारण यहाँ नस क्या होता है, कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इसलिए इस बीमारी को हम कहते हैं धमनी काठिन्यरिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाने से क्या होता है कि हार्ट सही से काम करना बंद कर देता है, ठीक ना। यदि हार्ट सही से काम करना बंद कर देता है तो उसको हम हार्ट फेल्योर कहते हैं। लेकिन हाँ, वही इसके कारण से क्या होता है कि हार्ट का जो होता है कोशिका होता है, उसके पास रक्त सही से नहीं पहुंच पाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक कहते हैं। ब्रेन के पास ऐसा समस्या होगा ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। ब्रेन हेमरेज क्या होता है, ब्रेन हेमरेज में क्या होता है, ब्रेन का नसें फट जाता है, इस प्रेशर को नहीं झेल पाता है ब्रेन का नस, क्योंकि वह
पतला होता है। नॉर्मली हम समझा दिए, आपके इस बुक में नहीं दिया गया, ठीक है। इसलिए हम लोग जब भी खाएंगे तो हम ज्यादा खाएंगे वो संतृप्त वसा। क्या खाएंगे हम लोग? वो संतृप्त वसा खाएंगे, ठीक है। हम लोग दोनों तरफ से प्राप्त कर सकते हैं, पौधा से भी प्राप्त कर सकते हैं और जंतु से भी प्राप्त कर सकते हैं। कोशिश हम लोग क्या करेंगे, हम पौधा से खाएंगे, जिससे हमको नुकसान कतई नहीं होगा। चलिए, टॉपिक वही है, आपका सिलेबस में ही है, बस थोड़ा थोड़ा हम ज्यादा डिटेल्सिंग करते थोड़ा चलते हैं, ताकि आपको समझ में कोई भी चीज आते रहे, ऊपर ऊपर ना उड़े कोई भी चीज। चलिए, अगला क्या चीज है? वसा के पादप स्रोत आधारित, ठीक, आज जंतु स्रोत आधारित हो सकते हैं। आप समझ गए, हमको ज्यादा फायदा कौन देगा? पादप आधारित स्रोत, ठीक है। जैसे देखिए, मूंगफली, अखरोट, बादाम जैसे मेवे और तथा कद्दू, सूरजमुखी, सरसों के बीज वसा के कुछ अच्छे स्रोत हैं। ये भी बोला है ना, अच्छा स्रोत। अच्छा स्रोत कहाँ है इसको कह रहा है? अच्छा स्रोत इसलिए कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता नहीं है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। चलिए, एक और चीज बोल रहा है कि हाँ, मेरी दादी ने मुझे बताया था कि घी और मेवे से भरपूर लड्डू हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब समझिएगा ध्यान से, यह हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए क्या करता है? यह ऊर्जा प्रदान करता है। ये हमारे शरीर को, बॉडी को गर्म भी रखता है और क्या करता है? ऊर्जा भी प्रदान करता है। आपको तो हम बता ही चुके हैं कि वसा जो होता है सबसे अधिक ऊर्जा देता है। वसा सबसे अधिक ऊर्जा देता है पचने के बाद। कितना बोले थे? एक ही ग्राम में कितना दिया था? 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा दे दिया था, ठीक है। यह बॉडी को गर्म कैसे रखता है, हम उस चीज को हम समझते हैं। जैसे उदाहरण समझ लीजिए, उसके बाद इस पॉइंट को भी तुरंत आगे जाएंगे, इस पॉइंट को समझाएंगे हमारे बॉडी को यह गर्म कैसे रखता है वसा। इस चीज को अब समझ में आ गया। ऊर्जा तो अधिक देता ही है, यह समझ में आ चुका है, पहले भी समझा चुके हैं, ठीक है। देखिए, उदाहरण कौन कौन सा हो गया? दही। दही क्या चीज होगा? यह क्या किससे प्राप्त हो जाएगा वसा? यह जंतु से प्राप्त वसा होगा। क्यों? कि जंतु से मिला हमको दूध, उस दूध से हम बनाए दही। इसका मतलब ये भी क्या होता है, फिर से भी मतलब जो पौधे की तुलना में यह भी थोड़ा नुकसानदेह होगा, ठीक है। अब देखिए, बादाम। बादाम तो पादप से मिलता है, ये खाइए, ज्यादा फायदा है। काजू है, ठीक है। तिल हो गया, सोयाबीन हो गया, सब क्या पौधे से प्राप्त है। मूंगफली पौधे से प्राप्त है, अखरोट पौधे से प्राप्त है, सूरजमुखी के बीज पौधे से प्राप्त है, या पिस्ता जो होता है पौधे से प्राप्त है। मक्खन क्या हो गया? हाँ, फिर मक्खन क्या हो जाएगा आपका? ये मक्खन हो जाएगा आपका, ये जंतु से प्राप्त वसा हो जाएगा, जो कि नुकसानदेह है, ठीक है। चलिए, अगला क्या चीज है? कार्बोहाइड्रेट वसा हमें विभिन्न गतिविधियां करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट ही वसा क्यों लिखा, प्रोटीन क्यों नहीं लिखा है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट तुरंत पच जाता है और वसा क्या आ जाता है? बहुत ज्यादा ऊर्जा देता है, ठीक है। हमको बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो हम क्या चीज का यूज करेंगे? हम वसा का यूज करेंगे। हमको तुरंत ऊर्जा चाहिए तो हम क्या चीज का यूज करेंगे? हम कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तुरंत पचता है, ठीक है। इसलिए हम लोग, हमारा बॉडी ये दोनों चीज का ज्यादा इस्तेमाल करता है, ठीक है। चलिए, देखिए कि इसी कारण से इन्हें ऊर्जा प्रदायी भोजन कहते हैं, मतलब ऊर्जा प्रदायी भोजन को कहते हैं। बोलेगा ऊर्जा प्रदायी मुख्य रूप से भोजन कौन कौन सा है, मुख्य रूप से पूछेगा कौन कौन सा है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट और वसा कहेंगे, ठीक है। चलिए, हमारे शरीर में वसा ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है। वसा ऊर्जा का क्या है? एक संग्रहित स्रोत है। संग्रहित स्रोत ही ना है। अभी हम देखिए, पिछले हम अथी में बताए हैं आपको, देखिए, वसा जो है ऊर्जा का संग्रहित स्रोत है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट से मिला ग्लूकोज, और कार्बोहाइड्रेट जैसे पचा, ग्लूकोज के रूप में बना तो ऊर्जा बना। अब बस इस ऊर्जा को लीवर किस रूप में जमा किया है? ग्लाइकोजन के रूप में जमा किया। अब एक ग्लूकोज था, बहुत सारा ग्लूकोज जमा हुआ तो उसको ग्लाइकोजन किया, बहुत सारा ऊर्जा हुआ। बहुत सारा ग्लाइकोजन को लीवर फिर किस में बदलता है? ट्राइग्लिसराइड में बदलता है, यानी वसा में बदल देता है। इसका मतलब और ज्यादा ऊर्जा जमा हो गया। इसका मतलब ट्राइग्लिसराइड, ये शुद्ध वसा जो है, यह वसा क्या? बहुत ज्यादा ऊर्जा का एक भंडार है। क्या है? बहुत ज्यादा ऊर्जा का एक भंडार है। इस भंडार को हम कौन घर में रखे हैं? यह वसी उत्तक का एक घर बना हुआ था, वसी उत्तक उस घर का नाम है, उसी में जाकर यह क्या हुआ? वसा जमा हो गया। हमको इसका यूज करना होगा तो यह लीवर क्या करेगा? इसको क्या करेगा? तोड़ करके फिर हमको दे देगा यूज करने के लिए। जाइए इस ऊर्जा को खपत कीजिए, बहुत ज्यादा हो गया है। क्योंकि बहुत ज्यादा होते जाएगा तब मोटे होते चले जाइएगा। बस क्या करता है, आप हार्ड वर्क कीजिएगा, आपको ऊर्जा आवश्यकता पड़ेगी तो लीवर के क्या करेगा कि जो जमा हुआ ऊर्जा है उसको क्या करेगा? खपत करेगा। इसको तोड़ तोड़ के बाहर निकल के आपको देगा कि जाइए इसको खपत कीजिए, आपको ऊर्जा कमी हो रहा है, खपत कीजिए। इसलिए क्या होगा? हार्ड वर्क करते जाइएगा, धीरे धीरे पतले होते चले जाइएगा, ठीक है। चलिए, अब आगे देखते हैं, आगे देख रहे थे। हाँ, कहा जाता, देखिए क्या चीज है कि ध्रुवी भालू यानी जो ध्रुव पे रहता है, ठीक ना,
हमारा जो अर्थ है, अर्थ का जो ध्रुव है, ठीक ना, वहाँ जो रह रहा है वहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा जमता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ध्रुवी भालू की त्वचा नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है। ध्रुवी भालू का जो त्वचा जो होता है, हम लोग को देखिए त्वचा में, यहाँ हम लोग में भी वसा है लेकिन उतना नहीं, वसा कम, इसलिए हम लोग की त्वचा क्या पतला है। अब जाकर हाथी का देखिए कितना मोटा उसका त्वचा है, बहुत मोटा है, ठीक है, क्योंकि उसका क्या है, त्वचा के उसमें क्या वसा बहुत ज्यादा भरा पड़ा है, ठीक है। जिसमें जितना वसा होगा वह क्या होगा, उतना मोटा होगा। तो सुनते हैं जो बेसी मोटा व्यक्ति होता है उसका बोलता है उसका भैंस वाला चमड़ी है, ठीक ना, कहा कि मोटा चमड़ी है। भैंस का भी चमड़ी क्या होता है, मोटा होता है। चमड़ी मोटा होना मतलब क्या, वसा का भराव होना, बहुत ज्यादा जमा हो जाना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये ध्रुवीय भालू जो है, ठीक ना, तो ध्रुवीय भालू के क्या होता है, त्वचा में बहुत ज्यादा वसा जमा होता है, बहुत मोटा, इतना मोटा मोटा वसा होता है, ठीक ना। मतलब वसा मतलब चर्बी जो है ना, वो वसा ही भरा पड़ा है, ठीक ना। वसीय उत्तक यहाँ भी है ना, पेट के पास भी वसीय उत्तक है, हमारे शरीर के सब बाह्य त्वचा के पास वसीय उत्तक है, वही वसा जमा हुआ है, वही वसा जमा हुआ है, तो मतलब क्या हो जाएगा, वह धीरे धीरे जमा होते होते मोटा होते चला जाएगा। इसका बहुत ज्यादा मोटा होता है। क्या फायदा इसको है, यह वसा ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। यह जो जमा जो वसा है, त्वचा के पास जो जमा वसा है, वह क्या करता है, ऊर्जा के रूप में काम करता है। बोले थे ना, जब बहुत ज्यादा जमा हो जाएगा लीवर क्या बोलेगा, उसको खींच करके लाएगा और ऊर्जा बनवाएगा, अब समझ लो के शरीर को देगा जब कभी जरूरत पड़ेगा तो, ठीक। यह उनकी महीनों लंबी सदियों तक नींद अवधि यानी शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रहने में सहायता करता है, बिना खाए जीवित रखने में सहायता करता है। अब समझिएगा ध्यान से इसके पॉइंट को, ये कहना क्या चाह रहा है। अब देखिए वसा का एक गुण पहले बताएंगे तब समझिएगा ध्यान से। जैसे देखिएगा वसा जो होता है ना, समझ ध्यान से, यह क्या होता है, यह तापरोधी होता है, तापरोधी होता है। मतलब क्या चीज होता है कि अगर यदि हम वसा का कोई, जैसे देखिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, समझिए ध्यान से, कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति का क्या है, शरीर है, इधर ये क्या व्यक्ति का शरीर है, समझ लीजिए, ठीक है। ये बॉडी का अंदर का पार्ट हो, ये वो शरीर का बाहरी वायुमंडल है, ठीक है। ये वसा का यदि उसका त्वचा, विशेष इसका पेट है, ठीक ना, पेट का क्या त्वचा का लेयर है, त्वचा का लेयर है ना, तो अंदर का ताप जो इधर कितनों बढ़ जाएगा ना, ये बाहर नहीं आएगा, ये बाहर का ताप क्या हो जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका भिन्न भिन्न उदाहरण है। अब देखिए क्या होता है, कैसे हम लोग की बॉडी को गर्म करता है वसा, उस चीज को आप समझिएगा ध्यान से। हम लोग के शरीर के अंदर बहुत सारा अंग है, लीवर है, किडनी है, फेफड़ा है, अंदर में आपका अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, बहुत सारा अंग है। सब अंग क्या बोले थे, कोशिका से मिलकर बना है। और जितना कोशिका है वह सब कोशिका के अंदर क्या होता है, रिएक्शंस होता है। अब कोशिका में कौन सा रिएक्शन होता है, हमको बताए थे कि जो ग्लूकोज होता है, जी लिखे, शॉर्ट में लिखे, ठीक है, इसको क्या करता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन जिसे तोड़ता है, तो क्या 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 चीज बनता है, यहाँ पे यहाँ बनता है क्या चीज, यहाँ क्या बनता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, और एटीपी के रूप में ऊर्जा बनता है। अब प्लस में यहाँ उष्मा बनता है, क्या बनता है, यहाँ उष्मा बनता है, यानी गर्मी बनता है। अब पेट के अंदर का जितना अंग है सब कोशिका को तोड़ रहा है, कोशिका को तोड़ रहा है, तो अंदर में तो गर्मी उत्पन्न होगा ना, है। वह गर्मी क्या होता है, यह उत्तक जो होता है, वसी उत्तक जो होता है, यहाँ पर यह वसा जो हो गया, यह वसा क्या होता है, शरीर से बाहर नहीं निकलने देता है, ठीक है। आप देखे होंगे कि महिलाओं को क्या होता है, ठंड के समय में वह कम भी कपड़ा पहनी हुई है ना, उसको ज्यादा ठंड नहीं लगता, पुरुष को ज्यादा ठंड लगता है। महिला को ठंड नहीं लगने का कारण क्या होता है, महिला का ये जो बाह्य त्वचा जैसे पेट है यहाँ पर, ठीक ना, इसमें क्या होता है, वसा का जमाव बहुत ज्यादा होता है, महिला में बहुत ज्यादा जमाव होता है। तो क्या होता है, वसा से के अंदर में जितना भी गर्मी है वह शरीर से बाहर नहीं निकलता है, वह शरीर के अंदर ही रह जाता है। बाहर का तापमान कितना भी हो, ठंड में बाद जैसे 15 डिग्री से भी चल गया तापमान, ठीक है, लेकिन अंदर का इसका तापमान, जो बॉडी का तापमान होना चाहिए कितना, 37 डिग्री होता है ना, है लगभग, यहाँ अंदर का तापमान 37 डिग्री से रह जाएगा लगभग। इसको कोई असर ज्यादा नहीं करेगा, समझे, इसको ज्यादा असर नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसका अंदर का तापमान अंदर में बना हुआ है, बाहर का तापमान भी अंदर नहीं घुस पा रहा है, ये ठंड हवा भी क्या हो रहा है, अंदर नहीं घुस पा रहा है, इसके अंदर का गर्मी भी क्या हो रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, तो गर्म तो अंदर में बना रहेगा, बाहर वाला अंदर घुस नहीं पा रहा है, तो इसको गर्म को ठंडा कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए महिलाओं को क्या होता है, ठंड कम लगता है, ठीक है। अब देखिए इसी चीज का इस्तेमाल जो क्या होता है, ये जो ध्रुवीय जो भालू होता है ये करता है। इसका भी क्या है, इसका भी जो बाहरी इसका जो लेयर जो त्वचा जो होता है, ये त्वचा क्या होता है, बहुत मोटा होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि बाहर का जो टेम्परेचर होता है वह अंदर जा पाना बहुत मुश्किल होता है। जाता है, जैसे कान है, कान के माध्यम से जाता है,
महिलाओं में भी कान के माध्यम से जाता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, कुछ कपड़ा पहनती है, वो ठंड के समय में गर्मीला कपड़ा पहनती है, लेकिन हम लोग के तुलना में कम पहनती है, ठीक है। क्योंकि हम लोग का क्या होता है कि यहाँ पे उतना वसा जमा नहीं होता है, हम लोग का आर पार हो जाता है, वसा नहीं जमा होगा, रहेगा मांसपेशी रहेगा तो क्या हो जाता है, आर पार हो जाता है, मतलब बाहर वाला जो है ठंडी वो अंदर घुस जाएगा, अंदर वाला गर्मी बाहर निकल जाता है, तो बाहर वाला ठंडी नदी के अंदर चला गया तो हम लोग को ज्यादा ठंडा लगता है, ठीक है। अब यही चीज का इस्तेमाल क्या करता है, ये भालू करता है। भालू का त्वचा क्या होता है, वसा जो होता है भरा पड़ा रहता है उसके त्वचा पे, जिसके कारण वो जो ठंडीला प्रदेश होता है वहां पे लगभग टेम्परेचर जो होता है -40 डिग्री C चला जाता है, सोच सकते हैं, जिसके कारण से इसका जो वसा से जो भरा पड़ा रहता है, जिसके कारण इसके अंदर में क्या होता है, बाह्य वातावरण अंदर प्रवेश बहुत कम कर पाता है, ठीक है। अब देखिए इस समय ये बहुत बुद्धि से काम चलता है। टेम्परेचर से बचने के लिए क्या क्या करता है, एक तो वसा इसके बॉडी के अंदर है, इससे वो बचता है। दूसरा का काम क्या करता है, यह जो बर्फीला जो जगह है वो बर्फ में क्या करता है, अपना गुफा बना लेता है, एकदम बर्फ में ही, और वो बर्फ में ही घुस करके रहता है। आप बोलिएगा बर्फ तो खुद ठंडा होता है, हाँ बर्फ खुद ठंडा होता है, तो ये बर्फ में घुस के क्यों रहता है, समझिएगा ध्यान से। बर्फ का जो तो नियत तापमान, जिसका जो फिक्स तापमान होता है, आंतरिक तापमान होता है, वह बर्फ का तापमान होता है वह 0 डिग्री C। कितना होता है, 0 डिग्री C। और बाहर का जो तापमान है वहां से, वायुमंडलीय तापमान वहां का है, वहां का जो होता है बाह्य वायुमंडलीय तापमान कितना है वहां का, वायुमंडलीय तापमान है -40 डिग्री C। अब बताइए कौन ज्यादा ठंडा है, या बर्फ वाला ज्यादा ठंडा है कि वायुमंडल वाला ज्यादा ठंडा है, तो ज्यादा ठंडा तो ये वाला हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसी से बचने के लिए क्या करता है, वो बर्फ में घुस करके रहता है, ठीक है। टेम्परेचर से बचने के लिए इसके पास, बॉडी के पास भी कुछ उपाय है और इसके पास बुद्धि भी है, ठीक है। वो भी विज्ञान पढ़ा हुआ है कि कहाँ से हम जो है ना, कहाँ तापमान कम है, कहाँ तापमान अधिक मिलेगा, उसके अनुसार से वो एडजस्ट हो गया। उसके बाद ये एक और चीज बुद्धि अपनाता है, या एक और काम करता है, या करता है क्या चीज, कि बहुत सारा, जैसे कि ठंडी का मौसम वहां कमता है ना, तो वो क्या करता है कि बहुत सारा मछली उछली बहुत इतना खाता, भरदम खाता है, भरपूर मछली मिलता है, भरदम खाता है, खा करके पूरा एकदम शरीर में वसा बहुत ज्यादा जमा कर लेता है, बहुत ज्यादा जमा कर लेगा। अब जब ठंड का समय आएगा कि 5-6 महीना तक जो हम गुफा जो बोले थे बनाता है, उसी गुफा में जाकर के वो रहेगा और सोए रहेगा, ठीक है। खाता नहीं है, उस समय नहीं खाता, जो पहले से जो खा कर जो वसा जो जमा कर ले रहता है, वही वसा को लीवर क्या करता है, उसको 5-6 महीना तक तोड़ते जाता है, उसको ऊर्जा देते जाता है, तोड़ तोड़ के उसको ऊर्जा देते जाता है, घटते 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 तब तक में क्या हो जाता है, ठंड खत्म हो जाता है। फिर गर्मी का समय आता है, फिर उतना भरदम वसा खाता है, और फिर वसा क्या हो जाता है कि वो अधिक होते जाएगा, और फिर ठंडी आएगा 5-6 महीना तक, वही वसा धीरे धीरे घटते 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 कमते कमते क्या हो जाएगा, मोटा से धीरे धीरे पतला होते चला जाता है, ठीक है। एक और उदाहरण आपको बता दे रहे हैं कि देखिए, एक आप अन्ना हजारे साहब का नाम सुने होंगे और बाबा रामदेव का नाम सुने होंगे। अन्ना हजारे साहब क्या करते थे, वो बहुत ज्यादा लंबा समय तक अनशन कर लेते थे, 15 दिन 20 दिन तक एक तरह से अनशन करते थे, भूखे रह जाते थे। कारण क्या है कि जब उनसे पूछा गया कि आप इतना दिन तक भूखे क्यों रहते हैं, वो बोलते हैं कि अनशन से पहले अपना गाँव जाते हैं, वहाँ भरपूर बहुत अधिक मात्रा में, ठीक ना, तेल घी ये सब चीज खाते हैं, वसा वाला चीज बहुत ज्यादा खाते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में क्या होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी बहुत ज्यादा भर जाता है, और उसके बाद जब हम आते हैं अनशन पे, तो लंबे समय तक हम अनशन में बैठे रह जाते हैं, ठीक है। और उसी की बराबरी करने के लिए बाबा रामदेव साहब भी आए, लेकिन बाबा रामदेव साहब क्या करते हैं, योग करते हैं। योग करने से क्या करता है, उसके शरीर में क्या होता है, वसा नहीं होता है, ठीक ना, बहुत पतले हैं, उसके पेट में भी वसा नहीं है, सीने में वसा नहीं है, वसा उसके पास नहीं है। अब वो क्या किए, अनशन करने के लिए बैठ गए, तो वसा नहीं है तो उसके पास ऊर्जा का भंडार नहीं है उसके शरीर में, जब नहीं है तो वो ज्यादा दिन तक भूखे रह नहीं पाएंगे, ठीक है। उसको खाना पड़ेगा ही, क्योंकि वसा है ही नहीं, तो वसा लीवर उसको तोड़ के ऊर्जा कहाँ से देगा उसको, जिसके कारण क्या हुआ कि उसको बहुत ज्यादा उसका हालात खराब हो गया, उसको आंसर क्या करना पड़ा, तोड़ना पड़ा। चलिए यहां तक समझ में आ चुका होगा। शीत निष्क्रियता मतलब कि शीत में एकदम निश्चिंत होकर के सूख जाता है, ठीक है। चलिए प्रोटीन भी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है। चलिए आते हैं प्रोटीन के बारे में, अब समझते हैं। वसा कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम समझ चुके हैं। चलिए प्रोटीन भी क्या आता है, हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। हम आपको बोले थे प्रोटीन क्या करता है, हमारे कोशिकाओं का विभाजन करके हमारे शरीर का निर्माण करता है। प्रोटीन क्या करता है, शरीर का निर्माण करता है।
शरीर का निर्माण करता है। किस विधि से करता है? यह कोशिका विभाजन करके। क्या करता है? कोशिका को विभाजन करके। कोशिका विभाजन मतलब एक कोशिका से दो कोशिका से 4 कोशिका करके हमारा बॉडी को बढ़ाते चला जाता है। ठीक है, एक और काम क्या करता है? यह घाव भरता है। क्या करता है? यह घाव भरता है। समझ ध्यान से। क्या है? प्रोटीन भी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है। दूध उत्पादन और दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत है। मतलब दूध जो होता है, दूध में भी पाया जाता है प्रोटीन। ठीक ना? कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन प्रोटीन पाया जाता है। जो दाल है, दाल से में अलग अलग दालों में अलग अलग प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, चलिए। हाँ, खिलाड़ियों को हम देखिए दाल में बोला जाता है, दाल में सबसे अधिक देखिए प्रोटीन किस में सबसे ज्यादा पाया जाता है? सर्वाधिक प्रोटीन जो होता है, सर्वाधिक प्रोटीन जो होता है आपको सोयाबीन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन में कितना? यदि 100 ग्राम यदि सोयाबीन खाते हैं उसमें लगभग 45 से 50 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन किसमें ज्यादा पाया जाता है? आपका मूंगफली में पाया जाता है। किसमें? मूंगफली में पाया जाता है। और किसमें पाया जाता है? आपको दाल में पाया जाता है। और किसमें हो जाएगा आपका? ये पनीर में हो गया, दूध में या दूध से बना हुआ कोई भी चीज होगा, दूध से बना हुआ दही है और जो भी चीज बनता है दूध से, वो सब चीज में। ठीक है, और क्या चीज में पाया जाता है? यह मांस में पाया जाता है। क्यों? मांस का निर्माण ही तो प्रोटीन के विभाजन से ही होता है। हम लोग बॉडी में जो भी मांस है वो किससे बना है? वो कोशिका के विभाजन से बना है। और कोशिका विभाजित कौन किया है? आपका प्रोटीन किया है। प्रोटीन में मांस में क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। चलिए, और खिलाड़ियों को अपनी मांसपेशी बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हम आपको बोले ना, मांसपेशी बनाने के लिए क्या होता है? प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ती है। मांस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोटीन की आवश्यकता उसको पड़ता है। कारण क्या होता है? ये जो मांस का जो निर्माण जो करता है, कौन करता है? आपका प्रोटीन ही करता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि और एक और चीज देखिए, कोई भी चीज अब जिम भी जा रहे हैं तो अब प्रोटीन जो होता है सब जो बाह्य जो मिलता है, जो दुकान से मिलता है, उसका इस्तेमाल मत कीजिए। ठीक है, आपको भोजन के द्वारा जो प्रोटीन मिल रहा है वो ज्यादा फायदेमंद है बाकी दुकान से जो मिलता है उससे। ठीक है, कई लोग प्रोटीन पौधों के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। हाँ, पौधे के साथ साथ जंतु से भी प्राप्त होता है। जैसे देखिए, सोयाबीन पौधे से प्राप्त हो रहा है, मूंगफली पौधे से प्रोटीन हो रहा है, दाल पौधे से, पनीर और दूध किससे होता है? या जंतु से प्रोटीन हो रहा है। ठीक है, कोई मांस खा रहा है तो क्या जंतु से प्राप्त कर रहा है प्रोटीन। ठीक है, चलिए। प्रोटीन के कुछ उत्कृष्ट पादप स्रोत दालें हो गया, दाल हो गया, ठीक है, फलियां हो गया, मटर हो गया, मेवा हो गया, ये सब बता ही दिए हैं। ठीक है, प्रोटीन के कुछ जंतु स्रोत भी है, जैसे दूध हो गया, प्रोटीन इससे दूध से मिलता है, पनीर से मिलता है, अंडा से मिलता है। ठीक है, मछली से मिलता है, मांस से मिलता है। और अंडा से देखिए, समझ ध्यान से, जो अंडा जो होता है ना, अंडा में देखिएगा 2 तरह का भाग होता है। एक अंडा हो गया, ठीक है, एक ये पार्ट होता है, ये उजला जैसा, क्या होता है? ये उजला जैसा। ठीक ना, इसमें पाया जाता है, इसमें क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है इसमें? इसमें होगा कॉन्ड्रिन प्रोटीन। कौन सा? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, अंडा एल्ब्यूमिन होगा, अंडा एल्ब्यूमिन प्रोटीन होगा। अंडा में इसमें जो उजला जो पार्ट होता है उसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, लेकिन बीच का जो ये जो पीला भाग है, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसमें वसा पाया जाता है। ठीक है, इसमें वसा पाया जाता है। इसलिए क्या, जो जिम में जाता है, ठीक है, वो क्या करता है? यदि उसको प्रोटीन की आवश्यकता है तो वो क्या करता है? वसा को निकाल देता है, सिर्फ उजला भाग खाता है। चलिए, प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता प्रदान करते हैं। वृद्धि में और मरम्मत में जैसे क्या होता है? सबसे ज्यादा कब चाहिए प्रोटीन? हमको जानते हैं सबसे ज्यादा प्रोटीन चाहिए जब बच्चा जब जन्म होता है ना। ठीक है, बच्चा का जब ग्रोथ होने लगता है उस समय बहुत ज्यादा, शुरू से स्टार्टिंग से जब बच्चा का ज्यादा ग्रोथ होने लगता है उसको प्रोटीन अधिक चाहिए। अब हम लोग का ग्रोथ, मेरा जिस उम्र है इसमें क्या ग्रोथ रुक गया, अब हम बढ़ नहीं रहे, हमें ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता नहीं पड़ता है। ठीक ना, जब बच्चा बढ़ रहा होता है उस समय प्रोटीन की अति आवश्यकता पड़ती है। और जैसे कि सबसे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता किसको है? अब समझिए ध्यान से, जो महिलाएं होती है, समझिए ध्यान से, जो महिला होती है, सामान्य काम करने वाली महिला, सामान्य काम मतलब कोई घर का काम कर रही है तो छोटा मोटा खेत में जाकर काम कर रही है, या कोई ऑफिस में काम कर रही है, या कहीं ड्यूटी नॉर्मली ड्यूटी कर रही है, उस महिला को प्रोटीन की आवश्यकता चाहिए कम से कम देखिए 45 ग्राम प्रतिदिन चाहिए। ठीक है, अगर उसी के जगह पे अगर कोई पुरुष है वह नॉर्मल काम कर रहा है, ठीक ना, तो उसको कम से कम 55 ग्राम प्रतिदिन चाहिए। कितना? ये प्रतिदिन चाहिए। ठीक है, इसको प्रतिदिन चाहिए। उसके बाद एक होता है कि आपका जो गर्भवती महिला होता है, क्यों? गर्भवती महिला जो होता है, गर्भवती महिला को यह प्रतिदिन कम से कम 70 ग्राम जो होता है प्रोटीन चाहिए। कितना? गर्भवती महिला को 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। हाँ, वही एक और क्या चाहिए होगा? दूध पिलाने वाली माँ, दूध पिलाने वाली माँ जो है उसको भी क्या चाहिए? लगभग 70 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन चाहिए उसको भी। ठीक है, चलिए, इसमें क्या गया है, क्या बोला? और हाँ, और मरम्मत किसको कहते हैं? अब जैसे देखिए कि हमको चोट लगा, यहाँ का क्या हुआ कि मांसपेशी यहाँ से हट गया,
कट गया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ के जो यहाँ जो गड्ढा हो गया उसको भरने के लिए क्या करेगा, आसपास का जो मांसपेशी है वह क्या करेगा, कोशिका विभाजित कर करके करके, ठीक, कोशिका विभाजित कौन कराता है, प्रोटीन कराता है। प्रोटीन क्या करेगा, आसपास के कोशिका को विभाजन करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 से कर करके क्या करेगा, यहाँ पे जो गड्ढा है उसको क्या कर देगा, भर देगा, यानी मरम्मत कर देगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या करते हैं, प्रोटीन क्या करता है, घाव भरने का भी काम करता है और उसी को कहते हैं मरम्मत करना, ठीक है। इसी कारण शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, शरीर वर्धक भोजन, मतलब शरीर को बढ़ाने वाला भोजन कहते हैं किसको, हम प्रोटीन को। प्रोटीन किसमें पाया जाता है, देखिए आपका मटर में पाया जाता है, चना में पाया जाता है, मूंग में पाया जाता है, अरहर के दाल में पाया जाता है, राजमा में, सोयाबीन में पाया जाता है, ठीक ना। देखिए मुर्गे का मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, इसमें क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। देखिए बढ़ते बच्चे के लिए उचित विकास और वृद्धि के लिए उनके आहार में सही मात्रा में प्रोटीन सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आपके दैनिक आहार का भाग है, आप बताइए कौन कौन सा है जो कि आप खाते हैं प्रतिदिन। चलिए, आप शाकाहारी है, जैसे आप मांसाहारी हैं तो मांसाहारी व्यक्ति हैं तो ये सब का सेवन कीजिए, ठीक है। उसमें से देखिए आप, हाँ, एक इससे भी आप कर सकते हैं, दूध पनीर कर सकते हैं जो शाकाहारी हैं, इधर तो सब यूज कर सकते हैं। चलिए, क्या आपने कभी छत्रक यानी मशरूम देखे हैं? अरे जो मशरूम जो होता है, या मशरूम भी क्या होता है, प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है, बहुत ज्यादा उसमें प्रोटीन पाया जाता है। चलिए अगला क्या चीज है, क्या आपको लगता है कि हमारे दैनिक आहार में फल, साग भाजी और पादप आधारित खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने के लिए सलाह क्यों दी जाती है? आइए निम्नलिखित 2 अध्ययन को पढ़कर हम कुछ खाद्य घटकों के महत्व को समझेंगे। मतलब बोला जा रहा है कि ठीक है, हम लोग तो अभी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आप लोग खूब खाए, हम भी खूब खाए, मतलब चैप्टर के अनुसार से जो बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसी में हम लोग अब जानना चाहते हैं प्रोटीन, हम लोग विटामिन क्यों खाते हैं, मतलब क्या यही बोल रहा है ना कि हम लोग आहार में फल, साग सब्जी से जो है इस सब का हम इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ठीक है। चलिए, यह जो फल जो होता है, फल में बहुत ज्यादा मात्रा में से जो मीठा फल जो इस सब में कार्बोहाइड्रेट, जो मीठा लग रहा है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन हाँ फल में क्या होता है, विटामिन भी बहुत अधिक होता है, और क्या होता है उसमें मिनरल्स भी होता है, ठीक है। तो वो सब चीज का हम लोग को क्यों आवश्यकता पड़ता है, उस चीज के हम लोग बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जो विटामिन से, जो खनिज है, जो जल है, ये सब क्या करता है, हमको रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि यह सूक्ष्म पोषक तत्व में आते हैं, लघु पोषक तत्व में आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या चीज है कि पुराने समय में लंबी यात्राओं के दौरान नाविक अक्सर मसूरों में रक्तस्राव और सूजन से पीड़ित हो जाते थे। पहले के जमाने में क्या था, एरोप्लेन नहीं था, मोटरसाइकिल नहीं था, 4 व्हीलर नहीं थे, सब गाड़ी उड़ी नहीं थी, ठीक ना। तो पहले क्या करता था, एक नाव, एक सहारा होता था, कितना भी दूर जाना है तो नाव के माध्यम से जाता था। अब देखिए समुद्री जो सफर करता, समुद्र में सफर करता था, 4 महीने 5 महीने तक का सफर होता था उन लोग का, ठीक है। उस समय ज्यादा जो डॉक्टर सब भी ज्यादा उतना जानकार नहीं थे, पहले नॉर्मली रूप से सब कुछ चलता था, ठीक है। उतना लोग जानकार नहीं थे सब चीज को लेकर के कि कौन सा रोग किसके कारण से होता है, नहीं होता, उतना नहीं जानकार थे, ठीक है। धीरे धीरे उसको कष्ट होते गया, उस चीज को समझने का कोशिश करते गया, वो जानते चला गया। देखिए फल कष्ट क्या चीज हुआ इसमें कि जब लंबी यात्रा के दौरान नाविक अक्सर मसूरों में रक्तस्राव, मसूड़ा में क्या होने लगा, ब्लडिंग होने लगता था उन लोग को, ये मसूड़ा है उससे ब्लड निकलने लगता था, सूजन से पीड़ित हो जाते थे, मतलब पीड़ित मतलब बहुत ज्यादा उसको दर्द होता था, दुखी हो जाता था। 1746 की लंबी यात्रा के दौरान स्कॉटलैंड के चिकित्सक था, वो क्या कर रहा था, एक लंबा दूरी तय कर रहा था, ठीक है ना, बहुत ज्यादा। उसके बाद जेम्स लिंड ने देखा कि जिन नाविकों ने नींबू और संतरों का सेवन किया वे रोग से मुक्त हो गए। मतलब जैसे किसी को मसूड़ा से ब्लड आ रहा है, ठीक है, सबको आ रहा है, देख ही रहा है, सबको आ रहा है, ठीक ना। उसमें से किसी को भूख लगा, वह क्या किया, वह नींबू का सेवन कर लिया, क्या चीज का कर लिया, नींबू का सेवन कर लिया। तो क्या हो गया, उसका जो मसूड़ा में जो रक्तस्राव हो रहा था वो बंद हो गया, क्या हो गया, वह बंद हो गया। कैसे का, नींबू संतरे का सेवन किया, इस रोग से मुक्त हो गया। मसूरों से रक्त आना और उसमें सूजन होना स्कर्वी रोग के लक्षण है। उसके बाद उन्होंने यह चीज का अध्ययन किया, डॉक्टर था तो खोज करवे करेगा, उसको लग गया हो जो नींबू खा रहा है, संतरा खा रहा है, उसको क्या हो रहा है कि मसूड़ा से क्या हो रहा है, ब्लड नहीं निकल रहा है, ठीक ना। तो उन्होंने इस रोग का नाम क्या रखा हुआ, स्कर्वी रोग। क्यों रखा, स्कर्वी रोग। इसका मतलब यह नींबू संतरा में क्या पाया जाता है, नींबू संतरा में आपका विटामिन सी पाया जाता है, जितना भी खट्टा फल है उस समय विटामिन सी पाया जाता है। अगर विटामिन सी खाएंगे, अगर कंटिन्यू यूज करेंगे तो हमारा मसूड़ा से क्या होगा, ब्लडिंग नहीं होगा, हमको स्कर्वी रोग नहीं होगा। कहना वो यही चाह रहे थे, ठीक है। पहले आगे फिर देखते हैं, मैंने बताया कि हम विटामिन हमें क्यों खाना चाहिए, थोड़ा ये समझाया, आगे विटामिन के बारे में बताएंगे, ठीक है। देखिए अध्ययन 1 को पढ़कर आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, स्कर्वी रोग कैसे ठीक हुआ, ठीक है। नींबू संतरे का, नींबू संतरे का जो यूज किया उसको क्या हो जाएगा, ठीक हो गया, ठीक है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से कारण होता है। विटामिन सी खट्टे फलों नींबू संतरे में पाया जाता है, जो इस रोग को दूर करने में सहायक होता है।
अध्ययन दूसरा क्या चीज था, 1960 के दशक में भारतीय वैज्ञानिक ने पाया कि हिमालय क्षेत्र और भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में मानव आबादी में गर्दन के अगले भाग में सूजन के लक्षण व्यापक थे। मतलब क्या हुआ कि हिमालय क्षेत्र का जो उत्तरी जो मैदानी क्षेत्र में जो भी व्यक्ति रह रहा था, उसका जो गर्दन देख रहा था अक्सर बहुत व्यक्ति का फूल जा रहा था, ये गर्दन क्या हो जा रहा था, बहुत ज्यादा फूल जा रहा था, ठीक ना। तो देखिए गर्दन के अगले भाग में सूजन घेगा नामक रोग का लक्षण है। मतलब देखिए जब गर्दन यदि फूल जाता है तो वह क्या होता है, उसको कौन सा रोग कहते हैं, घेगा। इसके होता है कैसे, हमारे लोगों को जो गर्दन जो होता है इसमें थायराइड नाम की ग्रंथि होती है। बहुत सारी ग्रंथि हमारी बॉडी में, पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है, उसके बाद अग्नाशय ग्रंथि है, बहुत सारा ग्रंथि है। लेकिन गर्दन में जो ग्रंथि पाया जाता है उसको हम कहते हैं थायराइड ग्रंथि। यह थायराइड ग्रंथि में यदि आयोडीन की मात्रा की कमी हो जाएगी या तो थायराइड ग्रंथि क्या होता है, फूलने लगता है। वही ग्रंथि, अब थायराइड ग्रंथि जब गर्दन में है, वो ग्रंथि फूल रहा है तो गर्दन भी फूलेगा। गर्दन क्या हो जा रहा था, फूल जा रहा था। जब बाद में पता चलता है कि हिमालय क्षेत्र के जो भी पोषक तत्व होता है, जो भी खान पान की चीज है, उसमें आयोडीन का कमी है, जिसके कारण से ऐसा चीज होता है, ठीक है। लक्षण है, ये लक्षण इस क्षेत्र की मृदा में आयोडीन की कमी के कारण थे, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय भोजन और जल में आयोडीन की कमी हो गई। भारत सरकार मापदंडों के अनुसार सामान्य नमक में आयोडीन की पूर्ति करने का प्रयास किया गया, जिससे आयोडीन युक्त नमक भी कहा जाता है। आयोडीन युक्त नमक के सेवन से उपयुक्त लक्षण स्पष्ट रूप से कम हो गए। मतलब क्या किया, जो भी साधारण नमक है, नमक जो था, ठीक ना, नमक में क्या किया, आयोडीन मिला दिया। क्या कि देखिए नमक तो मिल ही रहा था सबको, नमक सबको मिल रहा था, उस नमक में आयोडीन का कमी हो रहा था। नमक में मतलब कि कोई भी चीज सूरत से उसको आयोडीन नहीं मिल पा रहा था। तो सरकार क्या किया कि आयोडीन जो नमक था, नमक में आयोडीन को मिला दिया। लेकिन तुम जो आयोडीन जो है नमक के साथ खाओ, तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, तरह से गले का समस्या खत्म हो जाएगा। वो कैसे इंक्लूड किया कि जैसे नमक रसायन सूत्र क्या होता है, NaCl, इसमें क्या मिला दिया, पोटेशियम आयोडेट, KiO3, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेशियम आयोडेट। या तो ऐसे मिला सकते हैं, इससे क्या बन जाएगा, ये आयोडीन युक्त हो जाएगा, ठीक ना। देखिए KiO3 है ना, आयोडीन को क्या कहता है, सूचित करते हैं, ठीक है। तो आयोडीन मिल गया, इसको अब यूज कीजिए। या तो एक और तरीका बताया कि आप साधारण नमक जो आपका NaCl जो है, उसमें क्या मिला दीजिए आपको, आप उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिला दीजिए, पोटेशियम आयोडाइड मिला दीजिए, ठीक है। उससे भी क्या आ जाएगा आपको, आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक, नमक में आयोडीन युक्त है यानी मिला हुआ, या नमक है इसमें आयोडीन मिला हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। चलिए आप ऐसा यूज करने लगा, उसको क्या घेंगा रोग होना खत्म हो गया। कितना समय वाला वो, 1.5 घंटा, चलो ठीक है, रोक दो। चलिए ठीक है, बस आज भर इतना ही, चलिए आज तक बस इतना ही चलेगा। और जो भी है कल लगभग ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए कोशिश मेरा ये रहता है हम समझाते हुए खत्म करें। यदि हम भी चाहेंगे तो एक लाइन लिखते जाएंगे, खींचते चले जाएंगे और आधा घंटे में कहानी खत्म हो जाएगा। लेकिन आप समझे नहीं और हम खींच दे, क्या फ़ायदा उस चीज़ से। समय दीजिए, उससे हो जाएगा क्या कि आपको ज़्यादा फायदा होगा, समझ में आएगा, थोड़ा एक मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।